नए युग का सूत्रपात किया है। तकनीकी विकास को साथ साथ जनसंचार माध्यमों या फिर हिंदी पत्रकारिता के रूप में भी इसमें बहुत तेजी से परिवर्तन देखने को मिला है। वही इंटरनेट की क्रांति और तकनीक ने पूरी दुनिया के प्रिंट के सामने अपनी मौजूदगी बनाए रखने और विकास के लिए बड़ी चुनौती पेशकश की है। हालांकि अन्य माध्यमों की अपेक्षा, जैसा कि हम टेलीविजन भी आज हमारे बीच है और सोशल मीडिया, तो इनकी अपेक्षा प्रिंट मीडिया की वस्तुनिष्ठता और समाचार की प्रकृति बनाए रखने में प्रिंट मीडिया इसमें अहम योगदान निभाता है। और आज डिजिटल मीडिया जिस तरह से अपने पांव पसार रहा है, आम जन के बीच लोकप्रिय हो रहा है, इसमें खबरों की प्रस्तुतीकरण और विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों के जहन में इसको लेकर तमाम विचार उभरते हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया खुद भी अपने संस्करण डिजिटल माध्यमों पर प्रकाशित कर रहा है। लेकिन ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि विभिन्न विचार इसलिए भी उभरते हैं क्योंकि मीडिया का दायरा आज बहुत बड़ा हो चुका है, जहां विभिन्न पहलू सामने आते हैं। इसमें साथ ही साथ जो नौकरी के जो आयाम है, उसके जो पहलू हैं, वो भी बदल रहे हैं। तो ऐसे में मीडिया में नौकरी हेतु योग्यता और संभावनाएं किस प्रकार बदली हैं, उसमें जो कंटेंट है उस पर किस तरह से बदलाव हुआ है, न्यूज के प्रेजेंटेशन में किस तरह से बदलाव हुआ और हम सभी का नॉट साउंड इज नॉट क्लियर, आवाज गड़बड़ है। विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं लगभग 2 से 3 राज्यों के शोधार्थी, शिक्षकगण, अलग अलग छात्र, 12वीं के छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे मंदसौर विश्वविद्यालय से हमारे साथ जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष जैसर, अध्यापिका मिस सोनाली सिंह हमारे साथ उपस्थित हैं। तो सर, हम सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत स्वागत है। अब ये मंच आपके हवाले है, आप शुरुआत कर सकते हैं। Thank you very much, Arun. Give my special thanks to authorities of the Mandsaur University, especially thanks to Dr. application. Thanks to Sonali ma'am, and again Arun. Happy to interact with all the dignitaries who have joined here and all the students of now, without wasting any time, just to come on to the topic, changing of the presentation of the news in the digital. Sir, sorry, I'm really sorry to interrupt you. आपकी वॉइस शायद इशू, वॉइस की इशू आ रही है। कई ढेर सारे पार्टिसिपेंट हमसे भी कंप्लेन कर रहे हैं कि वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है। So if possible, can you change your location or resolve it? Location is मेरे ख्याल से माइक ऑन है सबके, जो इस वक्त इस कारण से दिक्कत हो रहा होगा। तो अगर आप सबके माइक ऑफ करा देंगे ना, तो ये कई बार वेबिनार में होता है। Please, all the participants are requested to please turn off your mic, and if there are any issues, then you can leave your message in chat box. अभी वॉइस क्लियर है मेरी? प्लीज सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है, आपको वॉइस आ रही है कि नहीं क्लियर? यस सर, ओके, यू कैन कंटिन्यू सर। ओके, तो नाउ कम टू द टॉपिक। स्पेशली जो डिजिटल एरा की हम बात करते हैं, डिजिटल एरा में किस प्रकार से न्यूज़ के कंटेंट में चेंजेस आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है टाइम की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द टेलीविजन बात करें। पहले क्या होता था कि जो हमारी न्यूज़ प्रेजेंटेशन या न्यूज़ कंटेंट होता था, पहले से न्यूज़पेपर ही शुरुआत हुए थे, तो वो इंफॉर्मेशन सेंट्रिक होता था, जस्ट गिविंग एन इंफॉर्मेशन। मतलब पहले जो ऑब्जेक्टिव था न्यूज़ का कि लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचती थी, तो जानकारी किसी न किसी तरीके से पहुंचाने का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। अभी क्या हो गया है, ये इंफॉर्मेशन सेंट्रिक से अब नॉलेज सेंट्रिक हो गया है। इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज देने का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है वो जुड़ गया है। पिछले 8 से 10 साल या 15 साल की हम बात करें, जब डिजिटल जर्नलिज्म ने एंट्री की, सारी जानकारी
प्रिंट की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक या टीवी जर्नलिज्म की टीवी न्यूज़ की बात करें, डिजिटल के मतलब डिजिटल एरा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट आया कि इंफॉर्मेशन सेंट्रिक सोच के बजाय हम नॉलेज सेंट्रिक हो गए। अब हम सिर्फ इंफॉर्मेटिव खबरें नहीं देते हैं। इंफॉर्मेटिव खबरों का मतलब होता है कि कहीं पर कोई इवेंट हुआ, उस चीज़ की जानकारी दे दी और वहाँ पर क्या क्या हुआ ये सब एलेबोरेट कर दिया गया, बता दिया गया। तो ये होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड न्यूज़। लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई इवेंट अगर हो रहा है तो उसमें क्या क्या स्पेसिफिक चीजें बताई गई, ऐसी कौन सी चीजें खासतौर पर बताई गई डायरेक्टली पब्लिक से सरोकार रखती हैं, जो कि डायरेक्टली उन लोगों से सरोकार रखती हैं जिनके लिए वो खबर लिखी गई है। तो ये नॉलेज सेंट्रिक की बात आ रही है डिजिटल एरा में। नॉलेज सेंट्रिक खबरें हम ज्यादा देखने को हमको मिल रही हैं। इसके बाद सर एक बार फिर से लोग बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं। आई थिंक कि ईयरफोन का अगर हम यूज करें तो मे भी कुछ बेटर साउंड क्वालिटी आए, क्योंकि ढेर सारे लोग लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं कि शायद उन्हें आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। अलग से मैसेज भी कर रहे हैं लोग। सो इफ वी हैव ईयरफोन आई थिंक वी कैन टेक सम टाइम इफ वी हैव ईयरफोन लगा के फिर बात करेंगे। हाँ, बिकॉज कई ढेर सारे लोग लगातार भी कंप्लेंट कर रहे हैं मे बी। चुका है तो आना लाजमी है। हम लगातार देख रहे हैं कि नेटवर्क इशू और तमाम इस तरह की तकनीकी समस्याएं आ जाती हैं, तो इससे आपसे क्षमा चाहेंगे। जल्दी सर हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे। जी आदर्श, तकनीकी दिक्कतें आना लाजमी है, क्योंकि आज हम सभी जिस की बात कर रहे हैं डिजिटल एरा की बात कर रहे हैं, और आज जब आधुनिक युग में हम सभी इंटरनेट पर आश्रित हो चुके हैं, वर्क फ्रॉम होम जब कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम सभी ने व्यक्तिगत तौर पर यह अनुभव किया होगा। और अब तो जब खास तौर से इतने ढेर सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और लगातार हम सभी मोबाइल फोन अपना यूज कर रहे हैं, तो कई डेटा कंज्यूम होता है, तो इस तरह की समस्याएं आना लाजमी है। तो उम्मीद है कि आप सभी धैर्य बनाए रखेंगे। सर जल्दी हमारे साथ फिर से जुड़ने वाले हैं। और मैं एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को दे दूं कि इस वेबिनार के लास्ट में आप सभी के साथ फीडबैक लिंक शेयर किया जाएगा, जिसे फिल करना आप लोग के लिए जरूरी है। और जो लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे उनको सर्टिफिकेट के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी। आई थिंक सर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी सर, जी वॉइस क्लियर है सर। हाँ, आपकी वॉइस तो क्लियर है आई थिंक। हेलो, ईयरफोन की कुछ गड़बड़ कर रहा है। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही, सॉरी। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर। अरुण सर, बिना ईयरफोन्स के काफी क्लियर ही थी आवाज, लाइक कोई दिक्कतें नहीं आ रही थी, काफी क्लियर थी अभी सर। के बराबर सर मुझे लग रहा है कि कुछ लोग क्या नेटवर्क इशू होगा। हाँ, कुछ लोग क्या नेटवर्क इशू होगा। तो कंटिन्यू करते हैं मेरे ख्याल से। अभी जो नेटवर्क इशू है थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा इधर की। ठीक है। We are talking about the change in the content from information centric to knowledge centric। मैंने बताया कि information based content से अब हम knowledge centric। Sir, please adjust your camera. Your face is not visible.
Please adjust your camera. Yeah, please. Then उसके बाद change और change the content to educate the readers, to educate the viewers rather than just giving information. मतलब हम information के बजाय knowledge दे रहे हैं और उसके knowledge के behalf पर educate भी कर रहे हैं. स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की बात करें, सबसे बड़ा एग्जांपल जो आजकल के दौर का जो कंडीशन चल रहा है, जिसको कि हम ये पेंडेमिक कोरोना की महामारी पूरे देश और पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर रही है, उसमें हमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखी हैं कि कई सारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ किस चीज़ें हो रही हैं उसको बताने के बजाय क्या क्या लोगों को करना चाहिए इस पर ज़्यादा सेंट्रिक हो रहे हैं। और इस तरीके की न्यूज़ हम डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर वेब मीडिया हो, सब पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया पिछले 10 से 15 साल के 20 साल के गैप में। कई सारी ऐसी आपदाएं आई, कई सारे ऐसे इवेंट हुए जो कि लोगों से, जिसने कि लोगों को डायरेक्टली प्रभावित किया, सीधे प्रभावित किया। तो जब प्रभावित किया तो उससे प्रभाव, क्या क्या प्रभाव लोगों पर पड़ सकते थे और या क्या निगेटिविटीज को फेस कर सकते थे, वो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको मीडिया के थ्रू पता चली। और ये तभी संभव हो पाया जबकि कंटेंट में बदलाव किया गया, कंटेंट के प्रेजेंटेशन में कुछ बदलाव किया गया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चेंज हुई डिजिटल एरा में, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें। जब हम सिर्फ प्रिंट मीडिया की बात करते थे तो एक बहुत बड़ा इश्यू आता था कि हमारे पास स्पेस बहुत लिमिटेड होता था लोगों के प्रेजेंटेशन के लिए, कंटेंट को देने के लिए। लेकिन जैसे ही डिजिटल एरा में हम एंटर किए तो न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबने अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अब वहाँ पर उनके पास स्पेस की लिमिटेशन नहीं है। दे हैव लॉट ऑफ स्पेस, वे कई सारे लिंक्स के माध्यम से, कई सारे और साइबर स्पेस में बहुत सारे कंटेंट्स को इजीली अवेलेबल करा पा रहे हैं, जिसकी भी उनको की बहुत ही कमी होती थी जब वे सिर्फ प्रिंट मीडिया में अपने आप को इंटरेक्ट करते। उनके वेब के न्यूज़पेपर्स हैं, उनके जो भी कंटेंट है प्रीवियसली, अब कई सारे बदलावों के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत इम्पोर्टेंट चीज, स्टूडेंट्स बहुत सारे इसमें जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि होते हैं उनके मन में क्रेज होता है कि जैसे आई वांट टू बी द एंकर, आई वांट टू बी द वॉइस। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। टीवी पर ग्लैमर को देखकर बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और मीडिया में एंट्री पाने की कोशिश करते हैं। अभी हो गया है, जो डिजिटल एरा आया है इसमें ये सारी बाउंड्रीज खत्म हो गई। अभी ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी न्यूज़पेपर में काम कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग इन अ न्यूज़पेपर, देन यू डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ऐसा अभी नहीं है। अभी आपके पास सेम अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, सारे न्यूज़ प्रिंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एप्लीकेशंस, अपने वेब पोर्टल्स शुरू किए हुए हैं जिसमें कि they are presenting the news in video format also as well as in a printable format. So it has an beyond opportunity for every student to go into any aspect of media. It doesn't matter you are from print or you are from electronic or you are from web and all. Okay. कन्वर्जेंस एक बहुत बड़ा बदलाव जो जिसकी मैंने बात करी, उसको अगर हम बात करें, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं मीडिया के वो सभी जानते होंगे बेटर कि एक कन्वर्जेंस का दौर शुरू हुआ डिजिटल एरा के आने के साथ साथ। सारे मीडियम, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की बात करें या प्रिंट की बात करें या फिर रेडियो की बात करें, ये सब कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर हमको अवेलेबल हो पा रहे हैं, उनको वेब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो पा रहे हैं। तो इन कन्वर्जेंस के कारण न्यूज़ का एक नया नजरिया हमको देखने को मिला। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, आप लोग दैनिक भास्कर जरूर पढ़ते होंगे सभी लोग, तो उसने अपने आप को बहुत, मतलब डिजिटल एरा का जो सबसे बेहतरीन यूज अगर किसी ने किया है तो मैं बोलूँगा डीबी ग्रुप ने किया है और टाइम्स ग्रुप ने भी किया है, क्योंकि अपने ऐप के माध्यम से अपने रिटर्न कंटेंट को वीडियो फॉर्मेट में, वॉइस ओवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और वीडियो प्रेजेंटेशन बनाकर वो पब्लिक तक पहुँचाते हैं। इंफॉर्मेशन भी बहुत नॉलेज बेस्ड होती है उनकी और कंटेंट बेस्ड होती है। अगर मुझे अनुमति हो तो मैं कुछ एक दो खबरों का प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर।
I'm just sharing some of uses. अब हम इसमें अगर एक खबर का प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ, तो आप अगर हम देखें, अरुण मेरी स्क्रीन विजुअल है ना? हाँ जी, दिख रही सर, दिख रही। यस सर, यस सर, यस सर। तो इसमें हम ये एक दैनिक भास्कर में हम सब लोग जानते हैं दैट इज प्रिंट मीडिया हाउस, लेकिन हाउ इट यूजेस द डिजिटल जर्नलिज्म, किस तरीके से यूज किया और अपने उसी प्रिंटेबल वर्जन को किस तरीके से उसमें बदलाव किया। अब हमने जो सबसे पहली बात की थी कि हम नॉलेज बेस्ड कंटेंट पर आ रहे हैं, ठीक है। भास्कर एक्सप्लेनर करके उन्होंने एक हेडिंग अलग से दी और बेसिकली रीजन क्या था, हेडिंग का प्रेजेंटेशन भी बदला। क्या होता था, हम सब जानते हैं कि पहले खबरों की हेडिंग को हम बोलते थे द हेडिंग ऑफ अ न्यूज इज लाइक अ शोकेस ऑफ अ शोरूम दैट फोर्स एनीबॉडी टू रीड द न्यूज। मतलब हेडिंग पढ़कर ही लोग अट्रैक्ट हो खबर को पढ़ने के लिए, ऐसा हेडिंग बनाई जाती थी। अभी क्या हो गया, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है बदलते दौर में, तो हेडिंग में ही इतना कुछ दे दो कि खबर पढ़ने की जरूरत ज्यादा ना पड़े, पूरी तरीके से चेंज हो गई। तो हम एक्सप्लेनेशन वाली हेडिंग्स को आप देख रहे हैं। आप खासतौर पर इसको पढ़ लीजिएगा, डोज नहीं है कहकर 18+ की वैक्सीन रोकी, पर रोज बने 27 लाख डोज गए कहाँ, प्राइवेट अस्पतालों को तो नहीं चले गए सारे डोज। मतलब सिर्फ आप हेडिंग पढ़ लें का पूरा मिल जाएगा। अब इसके बाद इसका वीडियो प्रेजेंटेशन गया है, हफ्ते हफ्ते कैसे घटता गया वीडियो का डोज। यह भी शायद नेटवर्क के कारण नहीं चल रहा होगा। केंद्र सरकार ने मई में सुप्रीम कोर्ट करीब 27 लाख वैक्सीन के डोज का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन मई की शुरुआत में 22 दिन में टीवी होने दिए गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, जबकि 16 से 22 मई के बीच आंकड़ा घटकर टीवी 13 लाख डोज तक पहुंच गया। सवाल यह है कि जब प्रोडक्शन 27 लाख डोज के करीब है और लग 13 लाख रहे हैं, तो गड़बड़ी कहाँ है? सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर महीने कोविशील्ड के 5 करोड़ डोज। ये मेरी आवाज आ रही है ना, क्लियर है ना सर? अरुण मेरी आवाज क्लियर यस सर। हाँ, तो ये जो मैंने यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। इसमें एक चीज हमने देखी कि किस तरीके से न्यूज का प्रेजेंटेशन बदला है, एक्सप्लेन कर रहे हैं हम चीजों को, उसके पीछे के रीजंस को बता रहे हैं और उसका लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो कोई भी एक घटना हो, ये मैंने अभी कोरोना चल रहा है इसलिए इसका एग्जाम्पल दिया। सपोज अगर मैं एग्जाम्पल दूं किसी एक्सीडेंट का, कोई एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो उस एक्सीडेंट की अगर हम सिर्फ इंफॉर्मेटिव खबर की बात करेंगे, तो इंफॉर्मेटिव खबर सिर्फ इतनी होगी कि मध्य प्रदेश राजस्थान हाईवे पर ट्रक और बस में भिड़ंत, 4 की मौत, 5 घायल। ठीक, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव न्यूज होगी। लेकिन जब हम एजुकेट की बात होने की बात करेंगे या उसमें नॉलेज होने की बात करेंगे, तो इस खबर का प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। रायसेन भोपाल हाईवे पर या विपरीत दिशा से आते ट्रक ने ओवरटेक करते हुए ट्रक और बस में 4 की मौत, 5 घायल। तो हमने एक रीजन दिया है सो दैट जो रीडर्स पढ़ें उनके मन में एक ही मैसेज जाए कि व्हाइल ड्राइविंग डोंट ट्राई टू ओवरटेक, इट कैन कॉज ह्यूज एक्सीडेंट। तो हम प्रेजेंटेशन में रीजंस को भी क्लियर कर रहे हैं अपने खबरों में, और क्या गलतियां हुई, क्या गलती की गई है, अगर कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी खबर का, उसमें क्या गलती हुई है उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, और वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रिंट हाउसेज भी अब अपनी एंट्री बना रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्रिंट मीडिया हाउसेज के सामने। हमने आप सबने सुना होगा, एक बहुत बड़ी बात उठी थी कुछ समय पहले कि अब डिजिटल एरा के आने के बाद में प्रिंट जर्नलिज्म पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा इंडिया में, जो कि कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज में होने की कगार पे भी आ गया। कई अखबारों के सर्कुलेशन घट गए
फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण एक तो बहुत बड़ा ये था कि हमारा जो टेस्ट है खबरों को पढ़ने का, वो अखबार जब तक सुबह ना मिले तब तक बहुत से लोगों के कई सारे काम नहीं हो पाते, लोगों की डेली में शामिल है। लेकिन फिर भी इस दौर में बने रहने के लिए, फिर भी उस दौर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप सभी अपने अपने माइक ऑफ रखें, अदरवाइज आपको रिमूव कर दिया जाएगा, प्लीज। फिर भी उस दौर में बने रहने के लिए प्रिंट मीडिया हाउसेस ने अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज लाए डिजिटल एरा के दौर में। और किस तरीके से चेंज लाए हैं, हम पूरे दिन में जब भी हम ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट होते हैं या प्रिंट मीडिया हाउसेस की वेबसाइट को जब रेफर करते हैं तो वो सारे चेंजेस हमको उसमें देखने को मिलते हैं। अब दूसरी बात आती है कि सारे चेंजेस तो हुए, एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज और हुआ। हम सभी कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, कम्युनिकेशन के सारे फैकल्टी मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जुड़े हुए हैं। कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब बोला जाता है जब तक कि उसमें फीडबैक हमें नहीं मिलता, तभी बोला जाता है जब तक कि हमें फीडबैक नहीं मिलता। अगर फीडबैक हमको मिलता है तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, सो दैट वी कैन एबल टू नो दैट हाउ वी आर गोइंग, हमने किस तरीके से अपना जो मैसेज दिया वो क्या उसी फॉर्म में पहुंचा या लोगों के सामने आया। प्रिंट मीडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि रीडर्स का फीडबैक नहीं मिलता था, ठीक है, कि रीडर्स हमारी खबर को पढ़कर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। वो भी डिजिटल एरा ने उस प्रॉब्लम को भी खत्म कर दिया। आज अगर हम न्यूज़ के प्रेजेंटेशन देखें जो कि वेब मीडिया के माध्यम से प्रिंट मीडिया हाउसेज या कोई भी मीडिया हाउस देते हैं, उसके साथ में वे पब्लिक का फीडबैक, रीडर्स का फीडबैक, रीडर्स का फीडबैक भी तुरंत से तुरंत मांगते हैं और तुरंत से तुरंत उनको मिलता है और उसके अकॉर्डिंग से उस कंटेंट में चेंज करते हैं और रीडर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। देख सकते हैं उसकी हर खबर में लगी, क्या आप हेडिंग से संतुष्ट देना चाहते हैं, व्हाटसोएवर, जितना भी वो सारे कंटेंट पूरा हर खबर के साथ में नीचे दे रहे थे। इवन नाउ what is the reaction of other people that particular news that I have reacted on मतलब ये भी मेरे को पता चलता है। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने कोई खबर पढ़ी और मनीष सर ने भी उसी खबर को पढ़ा, अरुण ने भी उसी खबर को पढ़ा, तो मेरे पास एक मैसेज ये भी आएगा कि व्हाट मनीष सर थिंक्स अबाउट दैट न्यूज, अगर उन्होंने उस पर कुछ कमेंट किया होगा उसको ये भी पता चलेगा। तो ये सब जो फीडबैक का प्रोसेस है पॉसिबल हो पा रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द डिजिटल एरा। डिजिटल एरा ने बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज किए हैं। अब बात आती है, अभी तक तो बात हो गई कंटेंट की, हाउ द न्यूज प्रेजेंटेशन इज चेंजिंग इन डिजिटल एरा, हाउ द जॉब अपॉर्चुनिटीज आर चेंजिंग इन द डिजिटल एरा। अब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है या पॉइंट है डिस्कस करने का, क्योंकि स्टूडेंट्स या जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उन सबके मन में एक कंफ्यूजन जरूर रहता होगा कि जॉब के लिए क्या किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, बीइंग अ फैकल्टी मेंबर, आई एम आल्सो अ फैकल्टी मेंबर ओवर हियर जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी, सो कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं, तो उन सारी चीजों को देखते हुए या सुनते हुए उनकी बात को समझते हुए जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में आता है कि कई सारी चीजें जो बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव के साथ साथ लोगों को अपने काम करने के तरीकों में भी चेंज करना पड़ रहा है, और उन्होंने किया है ऐसा चेंज इंडस्ट्री में सर्वाइव करने। मैं हार्डकोर मीडिया इंडस्ट्री की बात करूं, अगर हम फिर हम थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, एकदम स्टार्टिंग की हम बात करें जब सारी चीजें मैनुअल होती थी प्रिंट मीडिया में, यहाँ तक जितने भी फॉन्ट या टेक्स्ट मटेरियल होते थे वो सब जो प्लेट्स बनती थी वो मैनुअली बनाई जाती थी। लेकिन कंप्यूटर का युग आया, और कंप्यूटर का जब युग आया तो उस दौरान बहुत सारी लोगों को कंप्यूटर टाइपिंग इस तरीके की चीजें नहीं आती थी, तो जिन लोगों ने अपने आप को चेंज किया, तो लोग कंप्यूटर को अडॉप्ट किए, टाइपिंग को अडॉप्ट किया, सीखा, वो आज सर्वाइव कर रहे हैं। जो लोग नहीं सीख पाए वे कहीं ना कहीं आज इंडस्ट्री से बाहर हो चुके हैं। तो टेक्निक में जो बदलाव आया, हमें टेक्निक में बदलावों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारी आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली है। और टेक्नो फ्रेंडली होने का फायदा यही है कि आप किसी लिमिटेशन में नहीं बंधे हैं। आप प्रिंट मीडिया हाउस में ही काम करेंगे लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है। आप टेलीविजन जर्नलिज्म में ही काम करेंगे हमेशा, ऐसा नहीं है। आप
टेक्नो फ्रेंडली अगर हो गए हैं, आप टेक्निक में होने वाले बदलावों के, मीडिया इंडस्ट्री की तकनीक में होने वाले बदलावों को अगर अडॉप्ट कर ले रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपके पास लिमिटलेस स्पेस है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इन द फील्ड ऑफ मीडिया। सोशल मीडिया हर न्यूज कंटेंट का सोशल मीडिया शेयरिंग ऑप्शन आपको मिल रहा है। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक आई है जो कि आपके पर्टिकुलर कंटेंट को कितनी ज्यादा बार लोग देखें, जब वो गूगल में सर्च करें उस न्यूज को, तो आपका कंटेंट कितनी ज्यादा बार दिखाया जाए। तो ये सारी चीजों में आपको भी एक्सपर्टाइज करनी होगी एज अ मीडिया स्टूडेंट, एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, आपको टेक्निक फ्रेंडली बनना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो कि बदलाव प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री में आए हैं, नॉट ओनली मैं प्रिंट मीडिया की बात नहीं करूंगा, सारी मीडिया इंडस्ट्री में आए हैं, क्योंकि अब मीडिया इंडस्ट्री को मैं सिर्फ एक प्रिंट या डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं बोलूंगा, ओवरऑल एक कंप्लीट मीडिया इंडस्ट्री है जो कि सारी चीजों को समाहित किए हुए है अपने आप में। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल देके दिखाया भी कि कई सारे प्रिंट मीडिया हाउसेस ने अपने वीडियो वर्जन शुरू कर दिए हैं और उसमें आपको सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। इफ यू हैव अ गुड वॉइस देन यू कैन डू अ वॉइस ओवर फॉर एनी न्यूज। इफ यू हैव अ गुड communication skills, then you can work like as an anchor in a print media house also on that application or web portal। तो वो सारी चीजें भी संभव हो पा रही हैं। अब बात आती है मीडिया इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज की। मुझे बताया गया है कि इसमें बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो कि 12th क्रॉस कर रहे हैं और अभी जस्ट ऑन द वर्ज टू सिलेक्टिंग देयर करियर। they are having a little bit confusion about the career and all। क्योंकि पूरी जो 12th पास करने के बाद जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं कि उनके दिमाग में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA एंड ऑल। तो ये कंफ्यूजन को हम कैसे दूर करें और हम इस बात को कैसे समझें कि क्या मीडिया इंडस्ट्री या मीडिया की जो एजुकेशन है वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है या नहीं। इसके लिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बताता हूँ जो कि अपने 12th के बाद में जनरल सर्विसेज तैयारी करना है, जिसके लिए उनको जस्ट एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है। अगर once again I will like to request you all, please turn off your mic, please. You all are requested to please turn off your mic. अरुण, मेरी आवाज आ रही है? अरुण, तुम्हारा माइक भी ऑफ हो गया। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपकी। यस सर, यस सर, आ रही है। मनीष सर प्लीज रिमूव मिस्टर अरफान एंड हरप्रीत। ओके सर, नाउ यू कैन कंटिन्यू। ओके, एक सेकंड। आई एम टॉकिंग अबाउट द मीडिया जॉब अपॉर्चुनिटीज इन मीडिया इंडस्ट्री। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जस्ट 12th क्रॉस हुए हैं और अभी इस वर्ष पे हैं कि अब उन्हें सिलेक्ट करना है अपना करियर। दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, जो कि अपना करियर मीडिया इंडस्ट्री में ही बनाना चाहते हैं, तो वो तो डेफिनेटली मीडिया सेंट्रिक, मीडिया से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए वो जाने की कोशिश करेंगे ही और जाते ही हैं। जो लोग मीडिया इंडस्ट्री में नहीं भी आना चाहते हैं, उनके लिए भी मीडिया के कोर्सेज किस प्रकार से फ्रूटफुल हैं, उस पर हम कुछ बात करना चाहेंगे। कि आप एक जनरल BA, BSc या BCom ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हो और उसमें आप एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिग्री तो लेते हो, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो मीडिया की एजुकेशन है वो आपको जनरल BA, अगर आप BA-GMC करते हो या BSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करते हो, मीडिया की किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करते हो, तो वो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री देने के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी में ओवरऑल चेंजेस भी लाता है। ठीक है ना। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग हेजिटेशन प्रॉब्लम, मैनी ऑफ स्टूडेंट्स आर हैविंग some kind of introvert kind of nature that they are not being able to interact with other people, जो कि आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप मीडिया की एजुकेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, आपका जो लोगों से इंटरेक्ट, पब्लिक स्पीकिंग फियरनेस होती है लोगों की, आप इन फ्रंट ऑफ द 10 से 12 या 1000, 100, 200 लोगों के सामने आप बोल नहीं पाते हो, आपको अगर इंटरव्यू फेस करना है तो आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, तो ये सारी चीजें आपकी दूर हो जाएंगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे अपने कई सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस से मैंने चीज़ों को एनालिसिस करके निकाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि
कैमरे के सामने खड़े होने की बात तो दूर करिए, वे ब्लैक बोर्ड के सामने नहीं खड़े हो पाते थे, और अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद दे आर वर्किंग एज अ फेमस और सक्सेसफुल न्यूज एंकर्स, जो कि कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज आता है मीडिया एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद में। नॉलेज मिल रही है आपको। आप आज इस एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, आपने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में कर लिया, देन उसके बाद मास्टर्स कोर्स है, तो ये एक बहुत बड़ी लोगों का होता है कि यार मैंने तो जियोग्राफी में ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो मैं मीडिया में जाके क्या करूंगा, मैं तो यार बीकॉम कर रहा हूँ, या मैं तो बीबीए कर रहा हूँ, या मैंने तो बीटेक कर लिया है, एंड मैं मीडिया में जाकर क्या करूंगा। मैं आपको बता दूं, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स, या हमारे जितने सराउंडिंग्स हैं यहाँ रायपुर में, जितने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आफ्टर completing their BTech, they are working as a journalist. After completing their business administration, they are working as a journalist. और मैं बहुत दूर की बात नहीं करता हूँ, अगर आपने कई सारे बिजनेस बेस्ड न्यूज चैनल्स की बात को देखा होगा, तो उसमें बहुत सारे न्यूज एंकर्स हैं जो कि वेल क्वालिफाइड हैं, MBA हैं, फाइनेंस में डिग्री लिए हुए हैं, और आज वे एज अ जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं। क्योंकि आज की फील्ड में मैंने बताया ना, जब हम नॉलेज सेंट्रिक कंटेंट की तरफ आ गए हैं, तो हमें नॉलेजेबल लोग भी चाहिए उस नॉलेज को लोगों तक पास ऑन करने के लिए, ठीक है ना। अगर हम साइंस की बात करें, तो साइंस कम्युनिकेशन एक नई फील्ड डेवलप हो गई है, जिसमें कि हमें साइंस के एक्सपर्ट लोग एज अ जर्नलिस्ट चाहिए। हम बिजनेस फील्ड की बात करें तो हमें बिजनेस जर्नलिस्ट चाहिए, हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हमें हेल्थ जर्नलिस्ट चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपकी जो खुद की नॉलेज है वो भी इस फील्ड में काम आएगी। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स के बहुत सारे स्पोर्ट्समैन आज जर्नलिस्ट बन चुके हैं, ठीक है ना, बहुत सारे। अगर हम सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ, हर्षद भोजपुरिया, जो कि बहुत फेमस सक्सेसफुल कमेंटेटर हैं, बट ही इज नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन। he is an MBA from IIM, and after that they have just able to know that what their opportunities are or what the opportunities are in the sports journalism। आज वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बहुत ही सक्सेसफुल उनका करियर है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। आपकी अपनी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के साथ और उस चीज को और डेवलप कर सकते हैं। डॉक्टर जिस टेक्निकल लैंग्वेज में, या एक साइंटिस्ट जिस टेक्निकल लैंग्वेज में सारी चीजों को लैंग्वेज पब्लिक को समझ में नहीं आती, तो वी नीड दोस काइंड ऑफ ब्रिज लाइक पर्सन, लैंग्वेज को, उस डिफिकल्ट लैंग्वेज को पब्लिक में समझने लायक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें। स्टार्टेड यहाँ पर एक पत्रकार का काम शुरू होता है कि वो किस प्रकार से उन टेक्निकलिटीज को, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम आज के दौर में देख पा रहे हैं कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान में कई सारे डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए सुझावों को जर्नलिज्म के माध्यम से किस तरीके से बहुत ही इजी वे में पब्लिक तक पहुंचाया जा रहा है, और लोग उससे उसका एनालिसिस करके उसको पढ़ के समझ रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो these all are the some kind of changes in the content, some kind of changes in the job opportunities। कोई भी परिवर्तन आता है तो वो बहुत सारे परिवर्तनों को लेकर आता है। वो अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो कंटेंट में परिवर्तन आया, उससे उसका फायदा ये हुआ कि लोगों तक ज्यादा एनालिटिकल खबरें पहुंच रही हैं, स्पेसिफिकली जिसके इंटरेस्ट की जो खबरें हैं उस तक वो खबरें पहुंच रही हैं। आज रीडर सेंट्रिक भी मीडिया हाउसेस हो चुके हैं ऑन द एरा ऑफ द डिजिटल जर्नलिज्म। रीडर सेंट्रिक इन द सेंस, आपको अगर मालूम, आप लोग बेटर इसको एक्सपीरियंस करते होंगे, आप अपना फेसबुक प्रोफाइल चलाते हैं, आप गूगल सर्च करते हैं, आप पर्टिकुलर अगर एक या दो टाइप की चीजें सर्च कर लेते हैं, तो कुछ समय बाद आपको उससे रिलेटेड चीजें ही आपके सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर आप सर्फिंग करते हो दिखाई पड़ने लगती हैं। उससे रिलेटेड ऐड आने लगते हैं, उससे रिलेटेड चीजें आपको विजुअल दिखाई पड़ने लगती हैं। वो एक मैटर दूसरा है कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है, लेकिन दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट द टेस्ट ऑफ रीडर्स, और उसके अकॉर्डिंग भी चीजें बनाई जा रही हैं, ठीक है ना। हमने बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट को देखा, दैट इज अ काइंड ऑफ जर्नलिज्म ओवर देयर। ई कॉमर्स वेबसाइट में जो बहुत सारे क्या बोलते हैं आपके प्रोडक्ट्स का जो प्रेजेंटेशन किया जाता है, ई कॉमर्स के चैनल्स हैं उसमें जो प्रेजेंटेशन किया जाता है, वहां भी कहीं ना कहीं कैमरा को अच्छे से फेस करने वाले एंकर्स की जरूरत पड़ रही है। तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ती ही जा रही हैं और आपको उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। मेन स्ट्रीम मीडिया की ये सारी बातें करने के बाद में एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है आपके पास में।
आज आप एज अ जर्नलिस्ट अपना करियर बनाने के लिए डिपेंड नहीं है मीडिया हाउसेस पे। आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, और आपके पास ये समझ है कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज नीडफुल, इज यूजफुल फॉर द पब्लिक। आप अपना खुद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, खुद के यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर आकर खुद से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट लोग आज ये काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको करने का मौका तब मिलेगा एज एन स्टूडेंट जब आप मीडिया की प्रॉपर एजुकेशन लेंगे। हम डिजिटल जर्नलिज्म को या फिर डिजिटल एरा में एक निगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखते हैं कि हर व्यक्ति कुछ भी, उसे लगता है कि मेरे पास एक कंटेंट आया और वो जैसा भी है उसको शेयर कर दो। यहाँ पर बात आती है प्रॉपर ट्रेनिंग की। यू शुड नो दैट व्हाट इज द कंटेंट इज फॉर, व्हाट इज द कंटेंट फॉर शेयरिंग एंड व्हाट इज द कंटेंट नॉट टू शेयरिंग। हम हर कंटेंट को शेयर नहीं कर सकते। तो ये जो समझ है, ये समझ डेवलप तभी होती है जब आपको न्यूज की समझ हो, कौन सी इंफॉर्मेशन न्यूज बनने लायक है, कौन सी इंफॉर्मेशन न्यूज बनने लायक नहीं है, ये हमको बेटर मालूम हो। इंफॉर्मेशन का अथाह सागर दिन में सुबह से लेकर रात तक आता है, लेकिन अखबार के फ्रंट पेज पर उन सारी इंफॉर्मेशन में से खबरें कितनी बनती हैं, इसके पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग चलती है, एक प्रॉपर एनालिसिस चलता है। हर खबर, हर इंफॉर्मेशन खबर नहीं बनती। जो खबर बनती है वो वही खबर बनती है जिसका आम लोगों से सरोकार हो, जिसका लोगों के ऊपर कोई इम्पैक्ट हो, निगेटिव या पॉजिटिव, और जिससे लोगों को कोई ना कोई फायदा या नुकसान होता दिख रहा हो, ताकि वो जानकर उस नुकसान से बच जाएं। इस तरीके की खबरें, जानकारियां, खबरें बनती हैं। तो ये सारी सोच, ये सारी एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होगी व्हेन वी हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ जर्नलिज्म। और बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया कि जर्नलिज्म आजकल कई सारे यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज में उनके जनरल इंग्लिश के ग्रेजुएशन के साथ में एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाने लगा है, हिंदी के ग्रेजुएशन के साथ में सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाने लगा है। इसके साथ साथ अब तो 12th के कोर्सेज में भी बिल्ड कर दिया गया है कि आप एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में जर्नलिज्म ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने या हमारे जो सिलेबस ऑथराइज्ड पर्सन है, एक्सपर्ट्स हैं, समझा है कि जर्नलिज्म की बेसिक नॉलेज लोग, हर व्यक्ति को होनी चाहिए, और उसमें लोगों ने उसको इनबिल्ड किया है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो आप न केवल एक जो बेसिक आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़ते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी हमने पढ़ी हुई है, हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको फुलफिल कर तैयार करते हैं। और एज अ जर्नलिस्ट और एज अ कॉमन ह्यूमन सिटीजन, कॉमन इंडियन सिटीजन, और जिस भी देश के आप सिटीजन हो, नागरिक हो, एज अ सिटीजन ऑल्सो वी हैव सम काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हम एक सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पर भी बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि टॉपिक के ऊपर काफी मैं इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। अब अगर कुछ क्वेश्चंस या कुछ किस तरह की क्वेरीज या डाउट्स वगैरह किसी के होंगे तो उस तरफ मैं पढ़ना चाहूंगा, अगर मुझे अनुमति हो। जी सर, दरअसल वास्तव में आपने अभी जो बात रखी है बहुत ही कम शब्दों में और बहुत सधी हुई बात रखी है आपने। और जैसा कि इस पूरे सत्र में जैसा मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों के और फैकल्टी मेंबर के साथ साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं ढेर सारे, और जिनके मन में ढेर सारे सवाल भी हैं। और जिस तरह से आपने एक सदी हुई बात रखी कि आज जो जर्नलिस्ट हमें पत्रकार बनने के लिए जो जरूरी चीज़ें, हमें दोनों चीज़ों पर पकड़ रखनी होगी, कंटेंट और टेक्नोलॉजी। कंटेंट और टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आज उसके बारे में जानना, समझना और तमाम पहलुओं को उसको समझना एक अच्छे पत्रकार के रूप में उभरने के लिए, और खासतौर से जब आज तीनों प्रकार के मीडिया, जो तीनों क्षेत्र हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया, ये तीनों एक साथ पैरेलल काम करते हुए दिख रहे हैं। और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों आज डिजिटल मीडिया पर भी अपने अपने पांव पसार रहे हैं तेजी से। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो पुराने समय से काम कर रहे हैं या फिर जो नए पत्रकार आएंगे, जो छात्र पत्रकारिता की पढ़ाई करेंगे, तो वे सारे उनको कंटेंट पर भी ध्यान देना है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देना है एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए। तो आपने बहुत अच्छी बात रखी, लेकिन निश्चित तौर पर कई ढेर सारे हमारे छात्र हैं जिनके जहन में कई ढेर सारे सवाल हैं। अभी कई ढेर सारे सवाल हमें चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं। दो सवाल अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है, कई ढेर सारे छात्रों की जिज्ञासा थी जिसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। पहला तो सर ये कि कई ढेर सारे छात्र जानना चाह रहे थे अभी कि जो प्रिंट मीडिया में किस तरह से एक न्यूज़ रूम में कैसे काम होता है,
क्या क्या प्रोसेस होता है न्यूज़ निकालने का, पूरा कौन कौन सा सेगमेंट, तो थोड़ा सा जानना चाहते थे प्रैक्टिकली। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें किताब में पढ़ते हैं हमारे बच्चे, जब वास्तव में हम जब फील्ड में जाते हैं तो उससे कार्यशैली उसकी अलग होती है। तो वो थोड़ा सा वो अनुभव आपका जानना चाह रहे थे कि वो क्या पूरा प्रोसेस होता है। और दूसरा, क्या डिजिटल मीडिया पर जो काम करने वाली टीम है, कई ढेर सारे प्रिंट मीडिया जो अलग अलग, जैसे नवभारत का ही है, भास्कर का है, तो इनके अपना संस्करण ई संस्करण भी इसके हैं, तो उसके लिए कौन सी टीम काम करती है, क्या उसके लिए अलग से संपादन टीम होती है, इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा हमारे छात्र जानना चाहते हैं, अगर इस पर आप प्रकाश डाल सकें। इसके बाद और भी कई ढेर सारे लोग के प्रश्न हैं जिसको हम लेंगे। सबसे पहले जो प्रिंट मीडिया के न्यूज रूम की वर्किंग की बात की आपने अरुण, उस पर मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। मेरी आवाज़ क्लियर है ना सबको? यस सर, यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। प्रिंट मीडिया में जो वर्किंग होती है, इट स्टार्ट्स विद द रिपोर्टिंग। प्रिंट मीडिया में सबसे पहले अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, जो भी अब एक मैं हायरार्की आपको पहले बता दूं, इट स्टार्ट्स विद द रिपोर्टर्स, देन सब एडिटर्स, देन सीनियर सब एडिटर्स, चीफ सब एडिटर्स, न्यूज एडिटर्स, एडिटर्स, डिप्टी एडिटर्स एंड एडिटर्स। तो ये हायरार्की एक रिपोर्टर से शुरू होकर अखबार के संपादक तक जाती है। अब इसी हायरार्किकल स्ट्रक्चर में खबरों का सिलेक्शन से लेकर प्रेजेंटेशन तक किया जाता है। वो कैसे होता है? जैसे कि एक रिपोर्टर, सबसे पहले एक रिपोर्टर है जो कि फील्ड में जाता है और अपनी बीट, देयर इज अ बीट काइंड ऑफ जर्नलिज्म, बीट से सब लोग परिचित होंगे। जो हेल्थ की खबरों को कवर करता है दैट इज कॉल्ड हेल्थ बीट, जो क्राइम को करता है वो क्राइम बीट हो गई। ऐसे एजुकेशन बीट, कल्चरल बीट, इंटरटेनमेंट बीट एंड ऑल, बहुत सारी बीट्स होती हैं। तो किसी भी बीट का एक जो रिपोर्टर होता है वो फील्ड में जाकर खबर को कलेक्ट करता है, खबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जुटाता है, या बल्कि मैं ये बोलूं कि इंफॉर्मेशन जुटाता है पहले वो, और उस इंफॉर्मेशन में से उसे कुछ चीजें क्या होती हैं पहले से मालूम होती हैं, कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो कि पहले से डिसाइडेड होते हैं कि आज शहर में या आज इस राज्य में, इस शहर में ये चीजें होने वाली, पहले से डिसाइडेड इवेंट होते हैं। तो उन जगहों पर जाना होता है, लोगों से इंटरेक्शन करना, बनाने लायक कंटेंट को वो नोट डाउन करते हैं, डिफरेंट बाय द मीन्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इन टूडेज, बिकॉज पहले क्या होता था, हर चीज को नोट करने की जरूरत होती थी, पेन और पेपर लेके जाने की वो होती थी। मैंने पहले ही बताया था चीजें बदल गई हैं, तो इंफॉर्मेशन कलेक्शन का जो सिस्टम है वो भी बदल गया है। आप रिकॉर्ड कर सकते हैं पूरी जानकारी इवेंट का जाकर, और उसके आधार पर आप कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करके खबर बना सकते हैं। तो वो ये कुछ इस प्रकार की खबरें होती हैं जो कि पहले से डिसाइडेड इवेंट्स होते हैं। दूसरा होता है अनडिसाइडेड इवेंट, जो कि डिसाइडेड नहीं होते, आपको नॉलेज मिली कि आप सडनली यहाँ पर कहीं कुछ हो गया, या आप सड़क पर जा रहे हो, किसी जगह रास्ते से गुजर रहे हो तो आपको कुछ होते दिख गया। तो एक बहुत कॉमन प्रोवर्ब है कि अ रिपोर्टर और अ जर्नलिस्ट हैविंग अ नोज फॉर न्यूज, उसके पास नोज फॉर न्यूज होनी चाहिए। मतलब जिस प्रकार से एक कुत्ता होता है वो सूंघने की शक्ति उसकी बहुत अच्छी होती है, तो एक रिपोर्टर या एक जर्नलिस्ट के पास खबरों को सूंघने की शक्ति होनी चाहिए। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके अगल बगल से या उसके आसपास निकलेगी, उसमें से खबर क्या बन सकती है वो समझने की शक्ति होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड नोज फॉर न्यूज। तो जब कोई रिपोर्टर किसी फील्ड में कहीं भी होता है तो उसको अगर कुछ ऐसी खबर मिलती है तो उसमें से कौन सा कंटेंट खबर बनने लायक है उसको नोट डाउन करके फिर अपने ऑफिस शाम को आते हैं वो लोग, जो पहले से डिसाइडेड इवेंट्स होते हैं वो, या फिर कोई स्पेशल स्टोरी अगर उन्होंने करी होती है तो वो उसके कंटेंट को वो प्राइमरी तौर पर बनाते हैं, मतलब उसको लिखते हैं, खबर के फॉर्म में लिखते हैं। जिस तरीके से खबर आपके अखबार में छपती है उस फॉर्म में बनाने का प्रयास करते हैं, एक रिपोर्टर करता है। और जो एक्सपर्ट्स रिपोर्ट जो बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हैं वो लोग करते ही हैं, और जो बिगिनर होते हैं वो लोग भी करते हैं। जो रिपोर्टर के तौर पर एक खबर बना दी जाती है, उसके बाद वो खबर उसके जस्ट सीनियर या उसके जस्ट ऊपर उस डेस्क के, जिस डेस्क की वो खबर है उस डेस्क के सब एडिटर के पास आती है। ठीक है, सब एडिटर्स उस खबर को रीस्ट्रक्चर करते हैं, उस खबर को एक बार तराशते हैं, एक तरीके से देखते हैं कि इस खबर में जो जो चीजें यूजफुल हैं वो सारी चीजें, जो चीजें जरूरी हैं पाठक को जानना वो सारी चीजें हैं या नहीं। अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर रिपोर्टर से क्वेरी करके दोबारा उन चीजों को ऐड किया जाता है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए
किसी एक पॉलिटिशियन पर या किसी एक बड़े ऑफिसर पर, किसी गवर्नमेंट ऑथराइज ऑफिसर पर कोई घोटाले का, करप्शन का, स्कैम का आरोप लगता है और ये खबर एक आती है, ठीक है, और एक रिपोर्टर ने उस खबर को बना दिया कि फलाने फलाने पॉलिटिशियन पर 500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है या 50 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है और ऐसा ऐसा ये बात है, या उन्होंने ऐसा घोटाला किया है, ऐसा उसने खबर बना दिया। अब अगर इस खबर को हम एज इट इज छाप दें, यहाँ फलाने पॉलिटिशियन ने इतने करोड़ का घोटाला किया, और उसके एवज में हम उस पर्टिकुलर जिस पर वो आरोप लगा उससे बात भी ना करें, उससे पूछे भी ना, तो ये हमारी खबर सही नहीं है, ये प्रिंटेबल नहीं होगी, ये प्रेजेंटेबल नहीं होगी। क्योंकि अगर हम ऐसा कर देंगे, मान लीजिए वो बात गलत साबित हो गई या उसका व्यू हमने नहीं लिया और कल को उसने मानहानि का केस कर दिया, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आएगी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि खबर में जितने भी लोग शामिल हैं, हमें बैलेंस्ड फॉर्म में खबर बनानी है और हमें सारे पक्षों को सामने लाना है, उनका व्यू भी लेना है, वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, माने उस बात को या ना माने, जैसा भी है वैसा लिखना है। सब एडिटर के पास खबर आती है, वो इन्हीं सारी टेक्निकलिटीज को दूर करता है, खबर को नरेश करता है, खबर की एक प्रॉपर हेडिंग देता है। रिपोर्टर्स जो खबर बनाते हैं उसमें क्या होता है कि वे खबर पूरी दे देते हैं, लेकिन उसकी हेडिंग क्या होगी, उसका इंट्रो क्या होगा, इंट्रो इट मीन्स की खबर की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो खबर के ऊपरी हिस्से में रखनी होंगी, क्योंकि अगर अनइम्पॉर्टेंट चीजों को हम खबर के निचले हिस्से में रखेंगे तो एडिटिंग के टाइम पे कभी कभी पेज पर स्पेस कम होने की वजह से वो खबर कट सकती है इंपॉर्टेंट। तो वो पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाने के काम सब एडिटर करता है। सब एडिटर के बाद उस डेस्क के जो सीनियर चीफ सब एडिटर्स होते हैं वो उस खबर को एक बार दोबारा गो थ्रू करते हैं, उसमें और कुछ कमियां होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, उसको भी सुधारने की कोशिश करते हैं, सुधारते हैं, और फिर वो खबर डायरेक्ट डिजाइनिंग डेस्क पर जाती है या पेज पर जाती है डायरेक्ट। आजकल सॉफ्टवेयर से सारे काम होते हैं, तो न्यूज रैप या डिफरेंट कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, उन सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो खबर डायरेक्ट पेज डिजाइनिंग के लिए चली जाती है, जहां पर पेज ऑपरेटर्स को इंस्ट्रक्शंस उनके सिस्टम पर ही मिल जाते हैं कि ये खबर आज अखबार की लीड बनेगी। लीड मतलब सबसे इंपॉर्टेंट खबर, किसी भी न्यूज़पेपर पे जो सबसे बड़े फॉन्ट में बड़ी खबर लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड द लीड, बिकॉज दैट ऑफ दैट पेज, उस खबर पेज की सारी खबरों होगी। तो ये हमको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ये सबसे लीड के ऊपर, कभी कभी आप पूरे 5 से 6 कॉलम की लंबी खबर देखते हैं, उसको फ्लायर बोलते हैं, जो कि अखबार के अपर पर फ्लायर बनेगी, ये खबर बॉटम बनेगी, ये खबर सिंगल बनेगी, इस खबर में ये फोटो लगेगी, ये सारे इंस्ट्रक्शंस और उसके बाद वो डिजाइनिंग करते हैं। उस डिजाइनिंग के बाद उसका एक प्रिंट निकलता है जिसमें कि सारी खबरें वैसे में मिलती हैं जैसे कि आप अखबार में पढ़ते हैं। उसका फिर सेकंड क्रॉस चेक होता है, जो कि सीनियर एडिटर्स, डिप्टी न्यूज एडिटर्स या अखबार के जो एडिटर्स होते हैं वे लोग करते हैं, और वे फिर उसमें फाइनल करेक्शंस करते हैं अगर कुछ सुधार की गुंजाइश होती है, जिसको कि सब एडिटर दोबारा से डिजाइनर्स के पास जाके उसको फिर सही करवाते हैं, और फिर अखबार प्रिंट के लिए रेडी होता है। उसका पीडीएफ फॉर्म बनता है, वो पीडीएफ डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, प्रिंटिंग प्रेस में जाकर उसकी प्लेट बनती है, और प्लेट बनने के बाद में फिर वो प्रिंट होता है। यहाँ पर कई सारी चीजें और भी हैं। जो रियल टाइम वर्किंग की हम बात करें तो मैं कुछ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि अखबार की लाइफ जो है थोड़ी सी तनावपूर्ण होती है कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड वेब मीडिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग रीजन कि अखबार में हम लेट नाइट तक की कवरेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन छपने के बाद में उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता, ठीक है, क्योंकि प्लेट बन चुकी होती है। जैसा कि हम डिजिटल जर्नलिज्म में देखते हैं कि तुरंत अपडेशन हमको मिल जाती है चीजों में, कोई भी खबर में परिवर्तन होता है तुरंत अपडेट कर दिया जाता है, अखबार में नहीं होता। इसलिए हमें थोड़ा सा सावधान या जागरूक रहने की जरूरत होती है, ठीक है। इसके साथ साथ एक मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा, उसके साथ ही मैं इस क्वेश्चन के आंसर को एंड करूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे, वे सडनली उनकी डेथ की खबर आई शाम को 7 बजे के आसपास, और हमारा एक एडिशन ऑलमोस्ट निकल चुका था। 3 एडिशन निकलते हैं तो एक एडिशन निकल चुका था, और निकलने की वर्ज पे था कि बस प्लेट बन चुकी है, सब कुछ रेडी हो चुका है। और ये एक ड्रास्टिक चेंज था, बहुत बड़ा खबर, बहुत बड़ी खबर थी, जिसको कि हमको लेना ही था, उसको हम छोड़ तो सकते ही नहीं थे। तो विद इन हाफ एन आवर हमने प्लेट्स को रुकवा दिया, प्रिंटिंग प्रेस को रुकवा दिया। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड सारे मटेरियल्स अपनी लाइब्रेरीज को रेफर किया। जब जब वे रायपुर आए थे, छत्तीसगढ़ आए थे, या उनका छत्तीसगढ़ से जो भी जुड़ाव रहा, और उनकी लाइफ हिस्ट्री पूरी सब पुरानी लाइब्रेरीज से निकाली गई, और रात भर वर्क हुआ
शाम को मतलब रात को 3:30 से 4 बजे तक हमारा वर्क हुआ और सुबह 7 बजे हमने अखबार छाप दिया। तो हमें इस तरीके की क्या बोलते हैं मौकों के लिए भी रेडी रहना पड़ता है कि कभी भी कोई भी बदलाव संभव है। तो वो तभी हो पाएगा जब हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। और इन सारी चीजों के लिए अखबारों ने आजकल अपने आप को बहुत ही ज्यादा रिच किया हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिजिटल एरा। यहाँ पर भी मैं डिजिटल एरा को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। डिजिटल एरा के कारण ही बहुत सारी चीजें हमारे पास डिजिटल फॉर्म में स्टोर्ड हैं, जिससे कि हम तुरंत भी किसी भी कंटेंट में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का आंसर जो न्यूज रूम की वर्किंग है वो मिल गया है। दूसरा क्वेश्चन अरुण क्या था आपका? जी सर। सर दूसरा ये था कि डिजिटल, अभी एक सवाल भी आया उसी से रिलेटेड, अभी एक पार्टिसिपेंट ने सवाल किया है। हालांकि कई ढेर सारे सवाल हैं लेकिन ये सवाल इसी से रिलेटेड है। उनका कहना है कि क्या कोई ऐसा जो न्यूज़ सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि कई ढेर सारी खबरें आती हैं हमारे पास, जैसा कि हमने कहा कि इन्फॉर्मेशन है सारे, लेकिन सभी खबर नहीं बनती। तो खबर कौन सी होगी, मतलब हम किनको किनको स्थान देंगे अपने न्यूज़पेपर में, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड स्पेस है प्रिंट में। तो किसको स्थान देना है, उनको चूज करने का दायरा क्या होता है, क्या कोई स्पेसिफिक मेथड होता है, और इसके साथ ही साथ क्या कोई निश्चित स्टाफ मेंबर्स होते हैं, कितने होंगे ये जरूरी होता है, ऐसा कुछ? तो इस पर एक हमारे छात्र ने सवाल किया है, तो मुझे लगता है इसी में रिलेट करके जवाब दिया। जो आपने बात की कि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है, उनमें से खबर कौन सी लगेगी कौन सी नहीं लगेगी, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली क्या होता है, हमने न्यूज एलिमेंट्स पढ़े होंगे, ठीक है, हमको ये लगता है कि जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं वो किसी काम की नहीं है, लेकिन वो थ्योरी भी बहुत काम की होती है अगर हम उसको ढंग से गो थ्रू करते हैं। न्यूज एलिमेंट्स हमने सबने अपनी जर्नलिज्म की पढ़ाई के दौरान पढ़े। उस वक्त मेरे को भी लगता था यार ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई मतलब है नहीं, वहां तो दूसरा काम होता है, सब ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब मैं रियल में फील्ड में काम करना शुरू किया तो फिर कुछ खबर मैंने बनाई। शुरुआत में सर ने बोला यार ये खबर क्यों बना के लाए, कौन पढ़ेगा इसको? तो मैंने बोला सर कौन सी खबरें लोग पढ़ेंगे? तो सर ने प्रैक्टिकली बताया कि ऐसी खबरें लोग पढ़ेंगे जिनसे लोगों का सरोकार सीधा जुड़ा हो। अब वो सरोकार किस तरीके की, लोकेलिटी बात करें, हर वो खबर जो कि होगी वो जरूर पढ़ी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है लेकिन टाइम नहीं है। होती है इराक में या ईरान में या किसी भी फॉरेन कंट्री में, ठीक है, कोई विमान दुर्घटना है कि भाई वो छत्तीसगढ़ के लिए या मध्य प्रदेश के लिए कैसे लाभदायक है लोगों के लिए। उसकी पहली जो चीज है कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है जानने की, फिर भी हम उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उसका कोई इंडिया से या फिर कोई उसका एमपी से या छत्तीसगढ़ से कोई कनेक्शन है, क्या पता उसमें वहां का कोई यात्री हो, ठीक है। तो ऐसी चीजें जब होंगी, ऐसा जरूरी नहीं कि हर खबर में ऐसा कुछ हो, जिसमें भी ऐसा होगा हम उस खबर के उसी पक्ष को उजागर करेंगे, तब उस खबर को पढ़ने की रीडेबिलिटी उस लोकल एरिया में ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि दूसरे शहरों में ज्यादा नहीं होगी। तो एक तो ये बात होती है। तो हमें सिलेक्शन क्या करना है, हमें खबर के कुछ एलिमेंट्स को ढूंढना होता है। उसमें स्थानीयता अगर है तो वो खबर छपेगी हमारे पेज पर, उसमें प्रोमिनेंसशिप है, प्रोमिनेंसशिप समाज के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से रिलेटेड वो खबर है तो वो छपनी चाहिए, क्योंकि हर सेलिब्रिटी के बारे में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो फिल्मों का हो या किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट व्यक्ति हो, उसकी लाइफ में होने वाले परिवर्तन को लोग जानना चाहते हैं। तो किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन हो रहा है उसको लोग जानना चाहते हैं। कुछ अनरियल हो रहा है, अनयूजुअल हो रहा है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमको हमेशा दिया जाता है, उसको मैं आज फिर रिपीट करूंगा, क्योंकि हास्यास्पद एग्जाम्पल है कि एक कुत्ता लोग पब्लिक को काटता है किसी को, तो इट्स अ कॉमन थिंग, वो बहुत बड़ी चीज नहीं होती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी कुत्ते को काटता है तो उसको न्यूज बनती है। इसको बोलने समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ अनयूजुअल यदि होता है, कुछ अनयूजुअल हुआ, जैसे कि सपोज हॉस्पिटल में रोज कितनी डिलीवरीज होती है वो खबर नहीं बनती, लेकिन कभी ऐसी डिलीवरी हुई जिसमें कि एक बच्चे के 4 हाथ हो गए, तो खबर बन गई ना। वो इन्फॉर्मेशन खबर बनने लायक थी तो खबर बनी। लेकिन हजारों बच्चे रोज पैदा होते हैं, वो सारी खबरें नहीं बनती हैं। तो जब कुछ अनयूजुअल हो रहा है तो वो कंटेंट हम छापेंगे। किसी बड़ी व्यक्ति से रिलेटेड कोई परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या उसकी पर्सनल लाइफ का हो, वो हम छापेंगे। लोगों से सीधा सरोकार रखने वाला मुद्दा हो, जैसे आज के दौर में कोरोना पेंडेमिक, आज के दौर में हर अखबार के हर पेज पर
कम से कम 60 से 70% खबरें कहीं ना कहीं कोरोना से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या हो, कोरोना के कारण लोगों की जॉब जा रही हो, कोरोना के कारण लोग मानसिक रूप से परेशान हो रहे हो, कुछ भी हो, तो सीधे लोगों से जुड़ी हुई खबरें होती हैं। इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है और ऐसे बहुत सारे न्यूज एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं कि वो अगर उस खबर में है, इंफॉर्मेशन में है, तो वो खबर बन सकती है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे लगता है इसका उत्तर मिल चुका है जो भी प्रतिभागी इससे संबंधित सवाल करना चाहते थे। लेकिन अब जो सर इस बातचीत का सिलसिला हम जारी रखते हुए, जो प्रतिभागी ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि यदि आपके पास कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, देन आप सीधा सवाल कर सकते हैं अभिषेक सर से, और 1 by 1 आप सभी से अनुरोध है कि 1 by 1 सवाल करें। And if possible, please raise your hands, then start your question. Anyone? एक क्वेश्चन ये रश्मि प्रकाश का आया है चैट में, मैं देख रहा हूँ। एज टेक्नोलॉजी इज गेटिंग एडवांस डे बाय डे, विल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिप्लेस प्रिंट मीडिया इन कमिंग डेज? इसका आंसर मैं अपनी इसका आंसर मैं दे चुका हूँ, मैं दोबारा बता भी देता हूँ आपको कि इसका इम्पैक्ट इंडिया में नहीं पड़ने वाला है, और आप देख ही रहे हैं सर्कुलेशन न्यूज़पेपर्स का बढ़ ही रहा है, डाउन नहीं हुआ है। थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर पड़ा था पिछले कोरोना पेंडेमिक के दौरान, लेकिन उसके बाद मैंने बताया ना उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल एरा के टाइम में खबर बहुत ज्यादा लोगों को मिल रही है, ठीक है, लेकिन वो खबर क्रेडिबल कितनी है, इसका भरोसा आज भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक होता है। हालांकि जितने भी न्यूज मीडिया हाउसेज हैं वे खबरों के ऊपर एनालिसिस करने के बाद ही खबरों का प्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे कि फेक न्यूज थी कुछ और, चली कुछ और गई, बाद में उनको अपॉलॉजी करनी पड़ी, बाद में उनको खंडन देना पड़ा कि नहीं वो खबर गलत थी। प्रिंट मीडिया में क्या होता है कि वी आर हैविंग अ सफिशिएंट टाइम टू एनालिसिस ऑन अ पर्टिकुलर न्यूज दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज चैनल डजंट हैव, और वेब जर्नलिज्म में तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो सबसे जल्दी खबर को अपडेट करने इतना टाइम नहीं होता है कि वे खबर पर पूरा उसको वो तुरंत ब्रेक करते हैं। ऐसी सूरतों में गलतियों की गुंजाइश होती है जल्दीबाजी में, लेकिन प्रिंट मीडिया के पास आज भी सुबह सुबह अखबार की खबर को पढ़ने के बाद ही भरोसा करते हैं। ये हमारी एक साइकोलॉजिकल हमारा है कि अखबार में जब कोई चीज छपती है लोग उसको सच मानते हैं। आज की डेट में लोग सब समझदार हो चुके हैं। ऐसा देता हूं कि किसी भी चीज का कोई विज्ञापन आता है टीवी पर, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो हैं आज भी, जो कि सिर्फ विज्ञापन देख के चीजों को नहीं खरीद देते। सलमान खान ने किसी एक सोप का यूज किया तो वो सोप हम भी यूज कर लेंगे और हमको भी वो बहुत बुरा बना देगा, ऐसा लोग नहीं सोच रहे आज की डेट में, क्योंकि लोग आज क्या है, समझदार हैं। हमारे आपके जैसे लोग हैं जो कि सोचते हैं, क्योंकि वो उनको ये मालूम है कि वो तो विज्ञापन है, पैसा लेके किया गया विज्ञापन है और वो तो अपने प्रोडक्ट की बढ़ाई करेगा। ठीक उसी प्रकार से खबरों को भी समझने की लोगों के अंदर शक्ति अब डेवलप हो रही है। डिजिटल एरा ने ही लोगों को सिटीजन जर्नलिस्ट बना दिया है, लोगों के अंदर एक एनालिटिकल पावर डेवलप कर दी है, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए प्रिंट मीडिया का भविष्य बहुत उज्जवल है और वो टेक्निक को एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया ने अपने अंदर जो बदलाव लाए हैं उसके कारण वे इन सारी चीजों से अब दूर हो चुके हैं कि आगे आने वाले समय में डिजिटलाइजेशन के कारण, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म के कारण प्रिंट मीडिया खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। आपके घर अखबार सुबह आता ही रहेगा हमेशा, और बहुत सारे लोग अखबार को हमेशा पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। चैनल्स में आप एक बार कोई खबर दिखाएगी दोबारा पढ़ सकते हैं। अखबार को आप अपने स्टडी रेफरेंस मटेरियल के तरीके से भी यूज कर सकते हैं, अपनी नॉलेज इनहेंस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप बहुत लंबे समय तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के संपर्क में नहीं रह सकते। आप लगातार लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने बैठे नहीं रह सकते। बुक्स को पढ़ने का जो क्रेज है वो आज भी बरकरार है ई बुक्स के दौर में, उसी प्रकार से अखबार को पढ़ने का दौर भी कभी खत्म नहीं होगा। थैंक यू सर। और भी बहुत सारे सवाल मन में, अखबार कभी खत्म नहीं होने वाला है। जुड़े हुए लेकिन आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग एक सवाल ही कर सकते हैं, एक प्रतिभागी एक सवाल, क्योंकि मैम कई ढेर सारे हमारे पास प्रतिभागी हैं और समय कम है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि एक सवाल ही करें।
आप में से कोई और यदि मैं एक सवाल कर सकता हूँ? मैं शुभोदीप बंदोपाध्याय। प्लीज प्लीज। जी सर, श्योर सर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि कोरोना के दौर में जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंच रही है उसका ट्रूथ या उसमें कितने फैक्ट्स हैं ये है, तो ये क्या चेक होता है जर्नलिज्म में या जस्ट खबर जैसी आती है वैसे प्रेजेंट कर दिया जाता है? क्योंकि हम आज पढ़ते हैं खबर कुछ अलग है, कल जब पढ़ते हैं वैक्सीन के थ्रू खबर कुछ और चेंज होके आती है, तो ये क्या चैलेंज है मीडिया के लिए इन द करेंट टाइम्स? या डेफिनेटली सर, क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज, खबर की विश्वसनीयता बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहाँ पर मैं दोबारा बोलना चाहूंगा सर कि जब भी हम किसी भी इस तरीके की खबर को पढ़ते हैं जो कि लोगों की लाइफ से जुड़ी होती है, जैसे कि कोरोना के दौरान हमने बात की, तो हमें खबर के सोर्स पर खबर की क्रेडिबिलिटी तभी अच्छी मानी जाती है जब उस खबर का सोर्स भी हमको मालूम हो। उस सोर्स से उस खबर की क्रेडिबिलिटी डिसाइड होती है। जैसे कि कोरोना के दौरान अगर आपको किस सोर्स से वो खबर मिल रही है, किस मीडिया हाउस से मिल रही है, किसी ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बना के दे दी, आप उस पर ज्यादा विश्वास करोगे, या फिर किसी बड़े मीडिया हाउस के थ्रू आई तो उस पर ज्यादा विश्वास करोगे। उसके बाद उस खबर में भी ऐसा नहीं कि भास्कर ने कुछ खबर दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गया, ऐसा नहीं है। उस खबर में भी, भास्कर की खबर, आज तक की खबर या खबर में भी आप देखेंगे उसमें उस खबर की क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रिसोर्स पर्सन उसमें कौन है, कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है या नहीं है, तब हम उस खबर की क्रेडिबिलिटी को मानते हैं और उसको विश्वसनीय मानते हैं। आज के दौर में चैलेंज है, हर आदमी अपने आप को जर्नलिस्ट समझने लगता है और खबरों को शेयर करता है, फॉरवर्ड करता है। यहाँ पर ही हमारा जो डिजिटल लिटरेसी, जर्नलिज्म लिटरेसी की बात आती है। जर्नलिज्म लिटरेसी, एवरी पर्सन शुड हैव टू हैव अ जर्नलिज्म लिटरेसी। जर्नलिज्म लिटरेसी होना पड़ेगा कि उसे ये मालूम होना चाहिए कि इस खबर को हमें ऐसे ही भरोसा नहीं कर लेना है जब तक कि हम उस खबर को एनालिसिस ना करें, उसके सोर्स को वेरीफाई ना करें। इसलिए मैंने बोला भी था पहले कि जब भी हम कोई खबर देते हैं तो उसके सोर्स को भी डिस्क्लोज करना जरूरी है कि वो खबर कहाँ तक, अभी रीडर, जैसे आपके मन में क्वेश्चन आया, ऐसे कई सारे रीडर्स के मन में क्वेश्चन आता ही है, और फिर हमको पता चलता है कि यार ये खबर इस सोर्स से बिलीवेबल है जी, सोर्सेस नहीं दिए गए तो बिलीव उसको वेरीफाई करना है। गूगल ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव चलाया था कुछ दिनों पहले, मैं भी उसका एक पार्ट था। गूगल न्यूज इनिशिएटिव एक वर्कशॉप कराई गई थी जिसमें कि गूगल ने खुद ट्रेन किया था लोगों को, आम पब्लिक को, कि कैसे वो है या गलत, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ रही, तो हमको खुद के विवेक का भी इस्तेमाल करना है, उसके सोर्स को be able to know that whether this information is credible or not. जी, धन्यवाद आपका। मेरा एक सवाल था, पूछ सकते हैं? जी जरूर, प्लीज। पूर्वी दास, हाँ पूछिए। मैं पूर्वी दास, IIT आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन करने के बाद, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू ऑल अगेन, क्वेश्चन करने के बाद आप अपने अपने माइक म्यूट कर दें जिससे कि कोई इशू ना हो, तकनीकी समस्या ना आए। जी जरूर सर। तो मुझे ये पूछना था, इस डिजिटल दौर में जो प्रिंट मीडिया या फिर कोई भी मीडिया है, प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलिए, मार्केटिंग का एक जरिया अलग होता था जब डिजिटल मीडिया नहीं आई थी। तो डिजिटल मीडिया के आने से मार्केटिंग टैक्टिक्स सभी न्यूज़ मीडिया हाउसेस ने क्या अपनाए हैं, न्यू मार्केटिंग टैक्टिक्स, जिससे उनका जो प्रमोशन है, जैसे आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है, जैसे बहुत सारे नए मीडिया भी आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लॉन्च करना बहुत इजी है। एक प्रिंट मीडिया को जैसे अपना पब्लिकेशन हाउस चाहिए एक्सेट्रा बहुत कुछ, बट डिजिटल मीडिया में प्रिंट को लॉन्च करना बहुत ईजी है। न्यूज़ छापो, उसका ब्लॉग के फॉर्म में, कैसे भी फॉर्म में डाल देते हैं। तो इस कंपटीशन के दौर में अपना अस्तित्व बजाय रखने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? थैंक यू सर। मीडिया हाउसेस जो ऑलरेडी सेटअप मीडिया हाउसेस हैं उनको क्या करना चाहिए, या फिर एज अ न्यू कमर मीडिया इंडस्ट्रियलिस्ट आप अगर मीडिया में कुछ करना चाहते हैं आपको क्या करना चाहिए? मैं थोड़ा सा एक पूछना चाहूंगा। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो स्टेब्लिश्ड हैं वो क्या अपना रहे हैं, बिकॉज नए चैनलों के आने से भी बहुत लोग जो न्यूज़ सेवी हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, वो लोग
किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, पुराने को या फिर न्यू को? मतलब आप जैसे नव भारत, आप पुराने हैं, आप लोग अपना न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या अपना रहे हैं जिससे कि जो नए कंपटीशन में आ रहे हैं उनसे टक्कर हो रही है, या फिर जो पुराने एस्टेब्लिश्ड हैं वो ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ रही है? ये हम जानना चाहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसमें मैं बताना चाहूंगा। देखिए, मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की मार्केटिंग हो, न्यूज इंडस्ट्री की हम बात करें तो जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हमारा वो है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो। हमारे सारे एम्प्लॉयज की सैलरी भी एडवर्टाइजिंग के माध्यम से ही होती है। जितने ऐड हमको मिलते हैं उसके बिहाफ पे ही हमको रेवेन्यू मिलता है। अब जो पुराने एस्टेब्लिश न्यूज़पेपर्स हैं वे आज के डिजिटल एरा में नए आने वाले लोगों से किस प्रकार से कम्पीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो कंपटीशन में सबसे आगे इसलिए हैं क्योंकि जो भी अभी एक सर ने क्वेश्चन पूछा था, दास, मैं नाम भूल गया सर का, अभी जस्ट उनके पहले क्वेश्चन था, तो एस्टैब्लिश्ड मीडिया हाउसेज, शुभदीप सर कि एस्टैब्लिश्ड मीडिया हाउसेज ऑलरेडी हैविंग एन एडवांटेज कि वे एस्टैब्लिश हैं, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन की है, तो पब्लिक उन पर बिलीव करेगी। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि वे अपने अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको भास्कर का एग्जांपल दिया, नवभारत भी ऐसा कर रहा है, पत्रिका भी ऐसा कर रहा है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जितने मीडिया हाउस हैं सब कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट द रीडर्स डायरेक्टली, रीडर से डायरेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से फिर समझाता हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम्पल ही ज्यादा देता हूँ। पहले हम वेबसाइट पर जाते थे, किसी भी न्यूज़पेपर का ई वर्जन पढ़ लेते थे, फ्री में, एकदम फ्री में पढ़ते थे। आज आप किसी भी न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे जाइए और उसके ई पेपर को जब आप रेफर करेंगे तो आपको सिर्फ 2 पेज दिखाएगा। तीसरा पेज जैसे ही खोलेंगे वो बोलेगा मेंबरशिप ले लो सर, या हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, वो ये बोलेंगे। तो आपको वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा या उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप लेंगे तो पैसा देना है, ऐप डाउनलोड करेंगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जब आप उनका ऐप डाउनलोड करोगे तो आप अपना एक स्पेस उनको दे दोगे, उनके द्वारा आप तक पहुंचने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए। ऐसा होता है, आपने अपना एक खुद का स्पेस दे, भास्कर का, नवभारत का और कई सारे हाउसेस के एप्लीकेशन डाउनलोड है। उस ऐप को खोलता हूं, कोई भी खबर रेफर करता हूं, उतने टाइम उनको रेवेन्यू, उनको पैसा मिलता है। हिट्स का बढ़ गया, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर न्यूज हिट ऑन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दैट विल गेट द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से होगे तो में जानते होगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से इस तरीके की चीजें की जाती हैं कि यदि मान लीजिए सपोज ये जो अभी आज तूफान आ रहा है यास, आज जो साइक्लोन आ रहा है यास, तो यास को लेकर जब भी कोई गूगल पर सर्च करे तो सबसे पहले किस मीडिया हाउस का कंटेंट ऊपर दिखाई पड़ेगा, ये सब चीजें भी मैनेज की जा सकती हैं, मैनेज होती हैं। ठीक है ना, तो इन सब चीजों के कारण ही जो एस्टैब्लिश मीडिया हाउसेस हैं बहुत सारा वर्क कर रहे हैं। हमको सिर्फ दिखता है कि सामने अखबार में खबर आ रही है, वेबसाइट पे खबर दिख रही है, लेकिन वो खबर आपने गूगल पे कोई चीज सर्च की, कोई भी खबर सर्च की, सबसे पहले आपको कौन सी मीडिया हाउस की खबर दिख रही है, इसके पीछे भी बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारा एनालिसिस किया गया है, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं। तो इन सब चीजों के कारण ही एस्टैब्लिश मीडिया हाउसेस सर्वाइव कर रहे हैं और अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत ज्यादा जानकारी मिली, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और पूर्वी जिस तरीके से आपने एक बात उठाया था सर, इन्होंने पूर्वी ने कि पहले अगर एक आप नवभारत जैसे पुराना है न्यूज़पेपर और कोई नया न्यूज़पेपर ओपन कर रहा है या फिर नया पोर्टल ओपन कर रहा है तो कैसे उसकी मार्केटिंग, तो पूर्वी हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक मार्केटिंग टीम होती है अपनी, और वहां पर 2 तरह की स्ट्रैटेजी अप्लाई होती है, एक ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी और रेड ओशियन स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रैटेजी जो मार्केटिंग टीम होती है वो अप्लाई करती है। जैसे कि अगर नवभारत की हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पर ब्लू ओशियन थियरी अप्लाई होगा, सॉरी रेड ओशियन होगा, और यहाँ पर अगर नया कोई होता है तो ब्लू ओशियन थियरी अप्लाई होता है। उसमें रेड और ब्लू में इसमें देखा जाता है बेसिकली कि मार्केट में हमारे तरह का कॉम्पिटिटर कौन है। अगर जैसे कि इन शॉर्ट अपना एक शॉर्ट न्यूज वाला चलाता है ऐप, जिसमें कि आप किसी भी खबर को 50 to 60 वर्ड्स में देख सकते हैं, लेकिन अगर उसी तरीके के दूसरे कई ढेर सारे ऐप कोशिश किए लगातार, लेकिन उनका कॉम्पिटिटर ऑलरेडी मार्केट में था इन शॉर्ट,
तो वो निश्चित तौर पर हम जब सर्च करेंगे उस तरह की कंटेंट के लिए तो इन शॉर्ट ऊपर आएगा, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू होता है। लेकिन जो स्ट्रैटेजी मार्केटिंग टीम अप्लाई करती है, इसके बारे में आप पढ़िएगा, रेड ओशन थ्योरी एंड ब्लू ओशन थ्योरी। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे मार्केटिंग किया जाता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। गुड आफ्टरनून सर। अगला सवाल आई थिंक साक्षी जी जी साक्षी जी प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक सर पैंडेमिक में जैसे कि ऑलमोस्ट सब पब्लिकेशन हाउस बंद हो गए थे और उन दौरान प्रिंट को काफी ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा। फिर क्योंकि हर मतलब लोगों तक पहुंच नहीं हो पा रही थी प्रिंट की, उस टाइम प्रिंट ने काफी ज्यादा चैलेंज फेस किए। फिर अब जब काफी कुछ लॉकडाउन खुला तो लोगों तक पहुंचने के लिए प्रिंट ने फिर क्या क्या मतलब टेक्निक्स अपनाई? पेंडेमिक के दौरान एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक यह आया था कि लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अखबार पढ़ने से भी कोरोना फैलता है, और उस कारण से लोगों ने अखबार लेना बंद कर दिया था। बहुत से सर्कुलेशन डाउन हुए थे उस पेंडेमिक के दौरान में। तो हमें सोशल मतलब एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, सारे प्रिंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने सोशली मैसेजेस देना शुरू किया। वो जैसे भी लोगों से जुड़े हुए थे, जिस भी तरीके से गवर्नमेंट के माध्यम से भी और भी अथॉरिटीज के माध्यम से, कि अखबार से कोरोना नहीं फैलता, और उसको उन्होंने मतलब प्रमोट किया सब जगह। दूसरी बात, जितने भी उनके मतलब कॉन्टेक्टेड पहले से लोग उनसे जुड़े हुए थे, मतलब होता है कि लोग अफवाहों पे भरोसा कर लेते हैं, ठीक है ना। अब पेंडेमिक के दौरान आप को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आप अवेयर कैसे होगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मिलना भी जरूरी है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलना भी जरूरी है। तो उसके लिए यही किया गया कि एक मैसेज सारे मीडिया हाउसेज ने ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करके, कई बार क्या बोलते हैं, अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, वेबसाइट्स पर, या फिर न्यूज चैनल्स पर भी, न्यूज पेपर्स के इस प्रकार के विज्ञापन उसको बोल सकते हैं, या प्रमोशनल मटेरियल्स चलाए गए कि अखबार से कोरोना नहीं फैलता है। और उसके बाद बहुत से लोग जागरूक हुए, थोड़ा फर्क जरूर पड़ा, और इसमें कोई स्पेसिफिक अलग से स्ट्रेटजी नहीं अपनाई गई। हाँ, एक चीज जरूर करी गई, कुछ टाइम के लिए हमने अपने सर्कुलेशन को डाउन किया, मतलब सर्कुलेशन प्रिंट को डाउन किया, कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था कि जब सर्कुलेशन हमारा कम हो गया तो विज्ञापन मिलना कम हो गया। मैंने आपको पहले बताया था कि जो रेवेन्यू ऑफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है विज्ञापन। सारी इंडस्ट्रियलिस्ट एक्टिविटीज, सारी कॉर्पोरेट, तो विज्ञापन मिलने कम हो गए थे अखबारों को। अब तो उसका इम्पैक्ट पड़ा वर्कर्स की सैलरी पर। कई बड़े मीडिया हाउसेज में लोगों की नौकरी भी चली गई, नौकरियां भी चली गई, जो बड़ी बड़ी सैलरी वाले लोग थे उनकी नौकरियां भी गई। लेकिन उसको ऐसे हैंडल किया गया कि हमने अपनी जो कॉस्ट हमारी है, मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी पड़ती है प्रिंट करने की, उसको हमने कम करने की कोशिश करी। जो थे हम उसको डायरेक्टली 10 पेज पर ले आए, उस दौरान हम 8 पेज पर ले आए, हम 6 पेज पर ले आए, फिर भी हमने मैनेज किया। हमने अखबार बंद नहीं किया, हम उसकी कॉस्ट को डिक्रीज करते गए ताकि हमारे खर्चे सीमित किए जा सके। उसके साथ साथ हमने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को और एक्टिव किया। कुछ दिनों तक हमने अपने सिर्फ ई पेपर ही निकाले और सिर्फ सिलेक्टेड कॉपीज कुछ एरियाज में निकाली। विज्ञापन बहुत कम आ रहे थे तो हमें अपनी कॉस्ट को घटाना था। तो इन सारी चीजों को हमने फॉलो किया और उसके कारण से हम निकल कर उबर पाए उन सब चीजों से। दूसरी बात ये और बताना चाहूंगा कि इसमें जो पेंडेमिक के दौरान प्रॉब्लम आई वे छोटे मीडिया हाउसेस को आई। जो इस्टेब्लिश्ड मीडिया हाउसेज हैं, बड़े मीडिया हाउसेज हैं, वे सिर्फ आज मीडिया हाउस नहीं है, वे आज बहुत सारे अदर एक्टिविटीज, कई सारे और फंक्शंस और ऑपरेशंस में भी काम कर रहे हैं। जैसे नवभारत की बात करूं, वो होटल इंडस्ट्री में है, मैं आपको बता दूं। देन डीबी भास्कर की बात करूं, दे आर ऑल्सो इन द पावर सेक्टर, दे आर ऑल्सो इन द रियल एस्टेट सेक्टर्स। ऐसे जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया वो FM रेडियो चैनल भी चला रहे हैं, अपना न्यूज चैनल भी ला रहे हैं अभी, ऐसे सारे मीडिया हाउसेज हैं। तो क्या होता है कि वे डिपेंडेंट नहीं थे सोर्स ऑफ रेवेन्यू के लिए सिर्फ अपने एक ऑपरेशन पर, कई जगह से उनके पास रेवेन्यू आ रहा था, इसलिए वो उसी से रिकवर कर गए। हाँ, छोटे मीडिया हाउसेस को दिक्कत हुई, बहुत सारे छोटे मीडिया हाउसेस खत्म भी हो गए, बंद भी हो गए, वहां पर एक दिक्कत थी। लेकिन बड़े मीडिया हाउसेस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन उससे वो लोग उबर गए लोगों की जागरूकता के चलते। और आज भी एक मैसेज में यही देना चाहूंगा कि अखबार से कोरोना फैलता नहीं है, तो अखबार जरूर पढ़िएगा। आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के लिए अगर कोई सबसे क्रेडिबिलिटी की बात की जाएगी तो वो अखबार है। वो कभी भी आपको इनक्रेडिबल मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देगा जो कि बिलीव ना की जा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।
तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे साथ सहभागी हैं उनके मन की जो जिज्ञासा रही हो, प्रश्न रहे हो आज के जो सत्र को लेकर, वो शांत हुई होगी। अगर अभी भी किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो आप हमारे समक्ष रख सकते हैं। ओके, आप सभी का फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने, अभिषेक सर ने आज कई ढेर सारे मुद्दों पर बात रखी, खासतौर से प्रिंट मीडिया और डिजिटल एरा में जब हम कई ढेर सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कई ढेर सारी चुनौतियां आ रही हैं हमारे बीच, और खासतौर से जर्नलिज्म को लेकर, तो इसमें सर ने कुछ अलग अलग मुद्दों पर बात रखी। पहले कि कैसे हम कभी भी एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक पत्रकार के रूप में हम कैसे खुद को स्टैब्लिश कर सकते हैं इन चुनौतियों के बीच, किन किन चीजों की जरूरत है। जैसा कि हमने पहले ही बात की कि कंटेंट और टेक्नोलॉजी दोनों चीजों की जानकारी होनी जरूरी है, अपडेट होते रहना जरूरी है, और साथ ही साथ कि आज इससे डिजिटल इरा में ऐसा नहीं है कि प्रिंट मीडिया या फिर जो अखबार जिसकी बात कर रहे हैं वो खत्म हो जाना है। निश्चित तौर पर ये पहले भी चलता रहा था, ये हमारे दैनिक जीवन का, हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा था, और आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, बशर्ते इसमें जो काम, इसके जो काम करने की जो प्रक्रिया है, जो लोग हैं उनके लिए चुनौतियां बढ़ रही है, जिससे कि उन्हें अपडेट रहना और सीखना चीजों को जरूरी है। और कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया ने हमारे लिए जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, जो संचार है, समाज के लिए संचार आसान किया है, जिससे कि हम सूचनाओं को और जल्दी और अपडेटेड खबरों को हम मिल पा रहा है। सर यस प्लीज, सही कहिए। तो ऐसे कई ढेर सारे हमने जानकारियां सर से प्राप्त की, और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पहलू था कि जो संभावनाएं थी नौकरी और तमाम चीजों की बात हो रही थी कि क्या अपॉर्चुनिटीज। तो मैं कुछ बात आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। जैसा कि ये वेबिनार जो आज का सत्र हम सुन रहे थे, वो डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मंदसौर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा था, और ऐसे कई ढेर सारे वेबिनार हमने पहले भी ऑर्गेनाइज कराए और आगे भी हम कराने वाले हैं, जिसकी जानकारी आपको लोगों को लगातार मिलती रहेगी। लेकिन जब अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, खासतौर से इसमें जो 12th के स्टूडेंट्स हैं और बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि मीडिया जनरली आप कोई भी कोर्स 12th के बाद चूज करते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद चूज करते हैं, हमें जीवन में पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है। आप पढ़ रहे हैं, हमारे या फिर जो फैकल्टीज मेंबर हैं, हम जरा सोचें कि हमारे छात्र लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। मैक्सिमम चीजें जो समाज में और मैक्सिमम जो समाज में आज जो सफलता के पैमाने हैं वो बदल गए हैं। समाज में हमें जो पहचान होती है कि हम सफल हैं, नेम, फेम, मनी, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। आई थिंक कि नेम, फेम, मनी के पीछे ही ये पूरी प्रक्रिया है, जिसमें कि और मीडिया जो कोर्स है, हालांकि कोई भी कोर्स अच्छा या बुरा नहीं होता है, लेकिन मीडिया, हम चाहे डॉक्टर हो, हम इंजीनियर हो, या फिर हम एक नॉर्मल दुकानदार हो, हम किसी भी आम इंसान, वीआईपी से वीआईपी, सबको मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। और आज हम जिस दौर में हैं, इवन कि हम आप बातचीत कर पा रहे हैं, तो मास मीडिया की ही देन है। हम घर बैठे किसी भी सूचना पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, हम उस पर अगर जागरूक हैं, मीडिया लिटरेट है, मतलब कि हर इंसान को आज मीडिया की जरूरत है, मीडिया लिटरेट होने की जरूरत है। तो ऐसे में कि क्यों ना मीडिया शिक्षा की तरफ रुख बढ़ाया जाए। कोई भी कोर्स अच्छा है बुरा नहीं होता है, लेकिन नेम, फेम, मनी जिसकी बात कर रहे थे, सक्सेसफुल होने के लिए वो तीनों चीज मीडिया देती है। अगर आप 12th के बाद, खासतौर से जो 12th के बच्चे हैं, उन्होंने सर को सुना, और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप 12th के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे करियर बनाए प्रिंट मीडिया में, जिसकी अखबार की बात कर रहे थे, टेलीविजन में, रेडियो में, या फिर इवन न्यू मीडिया जो आप फेसबुक से लेके पोर्टल्स, वेबसाइट, तमाम चीजें यूज करते रहते हैं, तो इन सारी चीजों में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन क्योंकि कई ढेर सारे हमें समझना पड़ेगा कि जर्नलिज्म का केवल हाथ में माइक लेना और अखबार अरुण, वॉइस ब्रेक हो रही है हमारी। हैं, उसके अलावा फिल्में कैसे बनाते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, तमाम पहलू हैं जो कि आप मीडिया की पढ़ाई के दौरान सीखते हो। तो 12th पास आउट कोई बच्चा हो, वो आराम से 12th के बाद BA GMC कोर्स कर सकता है। और जो बैचलर किसी भी
चीज लगता है कि शायद हमें इसमें इंटरेस्टिंग, और आज का दौर ही मीडिया का दौर है और खासतौर से न्यू मीडिया का। तो अब ऐसे में अगर किसी को कोई और कोर्स किया हो, चाहता हो कि अब आगे की पढ़ाई इसमें करें, तो बैचलर अगर आपका किसी अदर स्ट्रीम में भी है तो आप मास्टर्स में मीडिया ले सकते हैं, MA-GMC, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आप बैचलर चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। तो हमारी यूनिवर्सिटी, मंदसौर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन अलग अलग कोर्सेज के लिए एडमिशन ओपन कर चुका है, जिसमें कि हमारे अलग अलग बड़े विश्वविद्यालयों के जो मेंबर्स हैं, जो वीसी हैं, वाइस चांसलर, तमाम लोग हमारे यहाँ के बीएस मेंबर्स हैं। आपको उनका भी सारे दिन मिलता रहता है। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं मीडिया के, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसा कि सर ने ही बताया अभी, कि उसमें एडिटर होते हैं, चीफ सब एडिटर होते हैं, फिर उसके अलावा डिप्टी एडिटर होते हैं, फिर रिपोर्टर्स होते हैं, उसमें डिजाइनर होते हैं। अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। और मंदसौर विश्वविद्यालय का डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन अलग अलग में एडमिशन भी शुरू कर चुका है जर्नलिज्म में। और जो लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, अगर वो भी इसके बारे में जान, तो हमारे डिपार्टमेंट में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, एक फोटोग्राफी में और दूसरा जानना या समझना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ हमसे कभी भी, सभी के पास हमारा नंबर है, इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। अब इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे मैं मंदसौर विश्वविद्यालय के जनसक्ष डॉक्टर मनीष जैसर सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज के इस सत्र पर वो अपनी बात रखें और हम सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर मनीष जैसर सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। पहले तो बहुत देख करके बहुत खुशी इस बात की हो रही है कि 100 से कम हम कभी नहीं गए और आज भी 100 से कम नहीं है। देख रहा हूँ लगातार जब मैं लोगों को एंट्री एडमिट कर रहा हूँ गूगल मीट पे, तो ये बहुत सारे लोगों के वेबिनार मैंने देखे हैं, करवा रहा हूँ, हम लोग कर रहे हैं लगातार। लेकिन आज जा करके हम लोग 89, 90, 98 तक भी पहुंच रहे थे, लेकिन आज 100 से कम नहीं हुए, लगातार हो रहे हैं। तो ये आप लोगों की एक जीत है। और क्योंकि हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं नॉलेज शेयरिंग पर, कोई सर्टिफिकेट पर ज़्यादा फोकस नहीं होते। सर्टिफिकेट इसलिए दिया जाता है कि लोगों को ये रहे कि हमने अटेंड किया था, कि हम इसमें शामिल हुए थे। बाकी हम लोग सर्टिफिकेट पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होते। ये सब आप सभी जानते हैं, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सारे जानते हैं। हमारी कोशिश रही है कि हम ऐसे विषय को चुनें जो विषय बहुत ही कंटेम्प्रेरी हो, समाज से जुड़ने वाला विषय हो, और स्पीकर वही हो जिन्होंने समाज। अभिषेक सर हमारे बीच में थे, एक लंबा अनुभव पत्रकारिता का रहा है और लगातार काम कर रहे हैं। कोविड काल में भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, बहुत अच्छे आर्टिकल उन्होंने लिखे हैं। और उम्मीद करेंगे कि आगे भी जब कोविड की सिचुएशन सही हो तो वो हमारे बीच उपस्थित हों फिजिकली रूप में। सर ने बहुत अच्छी बात कही। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना अभी? जी सर। हाँ जी सर, अभी आ रही है। अपने व्याख्यान में बहुत अच्छी बात कही कि ऑडिबल बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात ये कही कि डिजिटल मीडिया के दौर में जिस तरीके से प्रिंट को खतरा नहीं है या प्रिंट बना हुआ है, बरकरार रखे हुए है, यह भविष्य का अच्छा संकेत है। नहीं तो बहुत सारे उद्योग, मैं खुद सिनेमा स्टडी से बिलोंग करता हूँ, लोगों ने कहा कि OTT आ जाएगा तो सिनेमा खत्म हो जाएगा या फिल्में बनेंगी ही नहीं कोविड काल में। लेकिन आप देखिए कि ऑपरेशन MBBS जैसी सीरीज कोविड काल में बन गई, कोविड सिचुएशन में ही शूट हो गई, एडिट हो गई और हम लोग के बीच आई। तो होप नहीं होना है, पत्रकारिता कभी खत्म होना ही नहीं है। कल रात में आपने एक मैसेज पढ़ा होगा अपने फेसबुक पर
व्हाट्सएप पर कि कल सुबह जब आप उठेंगे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर बंद हो जाएगा। बंद हुआ क्या? नहीं बंद होगा। ये ऐसी बहुत सारी सूचनाएं जो हमारे बीच आती रहती हैं। सूचनाओं का दायरा इतना बढ़ चुका है, सूचनाओं का दायरा इतना बढ़ चुका है कि तुम्हें बात कर देवे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने अपने माइक म्यूट रखें। हाँ, लेकिन जब मैं इस विषय पर बात हो रही है कि चेंजिंग प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज इन डिजिटल एरा, तो जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हम सोशल मीडिया, जब हम खुद एक नागरिक पत्रकार होने के तौर पर जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हमारे पास फेसबुक है, जब हमारे पास इंस्टाग्राम है, जब हमारे पास ट्विटर है, तो हमारी भी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी ये हो जाती है कि हम उस पर ध्यान दें, और जब हम लिखें तो हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। मैं देख रहा था इधर बीच में कई सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, कई सारे मित्र भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ। लोग फिलिस्तीन के मुद्दे पर ऐसे लिख रहे हैं जैसे कि वो चना चबा रहे हैं, मतलब कुछ भी लिख रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा देश का सब बहुत गंभीर मुद्दा है, जिस पर देश के बड़े बड़े राजनयिक भी बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा मुद्दा है जिससे हमारी जो है, हमारी जो विदेश नीति है बहुत प्रभावित हो सकती है। 1948 से लेकर के अब तक भारत का स्टैंड क्लियर नहीं रहा है। ये मेरी अपनी जुबान है, ये मेरी अपनी बात है, कर रही हूँ। स्टैंड क्लियर होने का सेंस ये है कि हम बहुत बच के चलते हैं क्योंकि हमारे रिश्ते खराब ना हो। ऐसे में लोगों का बेधड़क लिखना, इजराइल ट्वीट करना, फिलिस्तीन के पक्ष में ट्वीट करना, उनको एक तरीके के माहौल क्रिएट करना, ये हो सकता है। हम इससे अगर हम फिलिस्तीन की तरफ जाते हैं तो जाहिर सी बात इजराइल हमें कारगिल जैसे युद्ध लड़ने से मजबूर कर देगा। फिर हम कारगिल जैसा युद्ध लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी पूरी की पूरी रडार और जो हमारा जो पूरा हथियार है वो इजराइल से आता है। दूसरी तरफ जब फिलिस्तीन के पक्ष में ज्यादा जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अरब देशों से मिलने वाला पैसा, अरब देशों से मिलने वाला पेट्रोल, आज जो 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है वो हो सकता है 500 रुपए लीटर मिलने लगे। तो हमें बचना पड़ेगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें मीडिया साक्षर हम नहीं है, इस वजह से हम कुछ भी लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम तो लिखेंगे 4 कमेंट आएंगे, मजा आएगा, एक खेमा बन जाएगा कि आप पक्ष में लिखते हैं, विपक्ष में लिखते हैं, लेकिन इससे देश को नुकसान है। तो जब मोदी जी बात कर रहे हैं कि देश प्रथम, देश पहले आना चाहिए, तो जानिए भी तो देश क्यों पहले आना चाहिए, क्योंकि वो देश पहले आने के पीछे का रीजन बता रहे हैं, चीजें हैं क्लियर। तो ये तो एक छोटी सी बात हो गई कि इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा कंटेम्प्रेरी है, इस वजह से हो रहा है। नहीं तो आप देखिए कि विक्स वेपोरब लगाने से पेट की चर्बी कम हो जाती है, इस तरीके की खबरें हम प्रसारित करते हैं। कोविड वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि वैक्सीन में अभी ट्रायल नहीं हुआ है, फलाना नहीं हुआ है, हरी आ रही है। अभी आप देखिए एक नया मैसेज आ रहा है, येलो और ब्लैक और व्हाइट फंगस जो है, इसके बाद अब पिंक आएगा, इसके बाद फिर फलाना आएगा। तो इस तरीके के हम असंवेदनशीलता वाले जो मैसेजेस हैं इनको फॉरवर्ड करते हैं और इसमें करते हैं कि डिजिटल एरा में कर रहे हैं। तो हमें इससे थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी का एहसास हमें खुद होना चाहिए कि हम, क्योंकि इसमें कोई किसी ने भी सवाल किया कि क्या न्यूज लिखते समय क्या कोई चेक होता है? हाँ बिल्कुल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो होता है, लेकिन सोशल मीडिया में नहीं होता। इस वजह से आप जैसे सभी पत्रकार जिनके हाथ में मोबाइल है वो कुछ भी लिख रहे हैं, और सबसे ज्यादा दिक्कतें इस फील्ड में तभी आ रही हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सिनेमा में, इसलिए क्योंकि आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों के अपने मोबाइल आ गया है, तो आने वाले दिनों में मोबाइल आपसे छीन न लिया जाए, मतलब कि आपके ऊपर कोई बाउंडेशन न लगाया जाए, इससे बचने का प्रयास कीजिए। नहीं तो आने वाला वक्त में सरकारें ऐसा रूल जरूर बनाएंगी कि आप कुछ भी लिखने से पहले आपको सर्टिफाई कराना पड़ेगा। और बहुत जगह होने भी लगा है, OTT प्लेटफॉर्म्स में शुरुआत हो चुकी है कि आप कुछ भी दिखा रहे थे। तो एक अच्छे के लिए अभिषेक सर ने हमारा मार्गदर्शन किया, लगभग एक डेढ़ घंटे से के करीब सर ने अपनी बात रखी। मैं मंदसौर विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप हमसे फिजिकली रूप से जुड़ेंगे और हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मनोबल बढ़ाएंगे, उनको एक नए विषय पर आप अपनी बात रखेंगे। आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लगातार हमसे बने रहे और लगातार हमसे हमारी जो संख्या है पार्टिसिपेंट्स की, इस समय हमारे पास डेटाबेस है, लगभग 5000 लोगों का डेटाबेस है जो हमसे एक साल में हमसे जुड़े, एक साल से हमारे विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हैं, लगातार हम सुन रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी, आप इसी तरीके से हमारा मार्गदर्शन हमारे बीच बने रहें और यही हम उम्मीद हैं।
इसके अलावा अरुण सर आपका धन्यवाद, सोनाली मैम आपका धन्यवाद, आप हमारे बीच हमारी पूरी टीम जो काम कर रही है इस वेबिनार का आयोजन करने में, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक जरूरी सूचना ये है कि आने वाले 28 और 29 मई 2021 में हम द फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित जो संस्था है फोटोग्राफी की, लगभग 100 से ज्यादा वर्षों से पुरानी उसकी संस्था है और देश के कई गणमान्य व्यक्तियों को उन्होंने फोटोग्राफी सिखाई है, उनके साथ हम मिल करके कोलैबोरेट करके हम एक 2 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम चाहते थे पेमेंट रख सकते थे, उसमें लोग आते भी, लेकिन हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। उसका फीडबैक, उसका लिंक जो है वो हमने आपको टेलीग्राम में दे दिया है, ग्रुप में दे दिया है, व्हाट्सएप पे, आप उसमें शामिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो, और हम कोशिश करेंगे कि 100 लोगों को ही आज जो हमने चीज़ें देखी हैं, जिस तरीके की टेक्निकल समस्या हुई, हम 100 लोगों को ही इसमें एंट्री देंगे, जिससे कि हमें कोई किसी तरीके का व्यवधान ना हो। तो एक बार फिर से अभिषेक सर आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जल्द ही विश्वविद्यालय कैंपस में मिलेंगे। अरुण सर प्लीज कंटिन्यू। जरूर सर, जरूर मिलेंगे, और आप सबका भी धन्यवाद सर। यस सर, थैंक यू सर। और अभी आज के सत्र में जिस पर हमने बात की न्यूज़ के प्रेजेंटेशन में किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं और इस तमाम मुद्दों पर, आगे सर ने जैसा बताया अभी कि हम लोग अगले 2 दिन में 28 और 29 मई को फोटोग्राफी पर एक वर्कशॉप करने वाले हैं, और जिसमें निश्चित तौर पर जिस शख्सियत के साथ हम ये वर्कशॉप करने जा रहे हैं, अगर हम ऐसे उनसे डायरेक्टली क्लास लेने जाएं तो शायद हमें उसे पे करना पड़े 10,000 या 20,000 रुपये करना पड़े, लेकिन ऑफ कॉस्ट इसलिए अभी इसको समझ कर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को नॉलेज दे पाए। तो आपके अभी फिर से वो लिंक शेयर किया जाएगा, जिस पर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसमें रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई ढेर सारे लोग लेट से निश्चित तौर पर कि हम अगली बार एक लिस्ट रखेंगे, निश्चित लिस्ट बनाकर कि 100 से 150 लोगों का कि उन्हीं कमेंट्री दें। आप कोशिश करिए कि पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, अगर जो लास्ट में आएगा तो निश्चित तौर पर हमें उसे इग्नोर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट एक और चीज की फीडबैक लिंक, बार बार आप लोग जो लोग मांग रहे हैं फीडबैक लिंक यहाँ शेयर किया जा चुका है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप में आपको अभी लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहां पर आप सभी लोग फीडबैक फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगले 1 से 2 दिन में आपको सभी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसकी जो सत्र, इस पूरे सत्र की रिकॉर्डिंग हमारे मंदसौर विश्वविद्यालय के ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, मंदसौर मीडिया क्लब या कैंपस खबर मंदसौर यूनिवर्सिटी, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, उस पर इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ इससे ज्यादा अपडेट रहने के लिए कुछ टेक्निकल चीजें अपडेट जो हमसे आप अगर कनेक्ट रहना चाहते हैं, डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर mansoor.media.club mansoor.media.club नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप पर्सनली भी किसी भी चीज के बारे में मीडिया से रिलेटेड अगर जानकारी चाहते हैं, चाहे सिनेमा से लेकर, तो आपको जानकारी मिलेगी। जैसा कि हमारे जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मणि जैसर सर आप थोड़ी देर पहले आपसे बता रहे थे कि फिल्म, निश्चित तौर पर आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर कि फिल्म से रिलेटेड, जैसे फिल्म विशेषज्ञ है सर, अगर कोई जानकारी अगर व्यक्तिगत रूप से आपको चाहिए तो आप मंदसौर मीडिया क्लब के हेल्प से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कैंपस खबर मंदसौर यूनिवर्सिटी, एंड mansoor.media.club हमारे इंस्टा आईडी को आप फॉलो करें, जिससे कि आपको और जानकारी मिले। आपके सभी हम फीडबैक लिंक शेयर कर देंगे, और उसके साथ आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, मुझे समय दिया। और निश्चित तौर पर अभिषेक सर, आपसे हम सभी ने बहुत कुछ सीखा और बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन रहा, और इवन व्यक्तिगत तौर पर मैंने भी बहुत कुछ आपसे सीखा, और हम आगे इस तरह के कार्यक्रम और भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू सर। इंग्लिश वेबिनार। या श्योर। थैंक यू अभिषेक सर। ट्राई। थैंक यू मनीष सर। थैंक यू मनीष सर। थैंक यू सर। थैंक यू अरुण सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। आप लोग फीडबैक थैंक यू। हाँ,
फीडबैक फॉर्म आप लोग जल्दी से भर लीजिए, क्योंकि बस ये जी भर देता हूँ। हाँ 1 आवर तक ही ओपन रहेगा, इसके बाद बंद कर दिया जाएगा। जी। और आपको ये वेबिनार कैसा लगा? ऑर्गेनाइजिंग द इंग्लिश वेबिनार। जी आपको कैसा लगा? आप इसे डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजर, स्पीकर, इससे रिलेटेड जो भी आपको लगता है आप अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं आपस में उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके, और भविष्य में जो लोग हमसे जुड़े उनको बताया जा सके कि इस तरीके के वेबिनार लगातार हम इस कोविड सिचुएशन में भी हम कर रहे हैं। तो जरा YouTube चैनल बताइएगा। हाँ, YouTube चैनल का लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। जी टेलीग्राम में भेज दीजिए, देख लेता हूँ मैं। हाँ, टेलीग्राम में भी भेज देते हैं, यहीं पर यहाँ पर भी भेज देते हैं। जी 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 धन्यवाद। ये मैंने भेज दिया। जी थैंक यू सर। जी कैसे हो भाई सोनू? ठीक है सर। पॉजिटिव आ गए थे सर, मैं आ गया था बीच में। अब तो देखा ही पहले से तो बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है हमारे वेबिनार में। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो मुझे बहुत सीखने का अवसर